हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स। सो आपने कल के लेक्चर में देखा था इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई विल कंटिन्यू दैट टॉपिक, लेकिन इससे पहले एक बार मैं आपका थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस कल की क्लास में रह गया था। तो यू हैव 15 चैप्टर्स। अगर मैं इंस्टीट्यूट की वेटेज के अकॉर्डिंगली बात करें तो फर्स्ट से लेकर 7 तक वाले जो चैप्टर्स हैं 50% of the weightage is given to these chapters. अगर आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक के चैप्टर्स करे हैं तो आपकी 50% यहाँ पर काम हो जाता है। देन 8 से लेकर आपका 12 तक का 8 to 12 तक का 25% ऑफ द टॉपिक of the portion is covered in the syllabus, and 13 से लेकर 15 is 25 marks का portion है, और ऊपर का जो 7 चैप्टर्स हैं वो है आपके 50 मार्क्स के आपके सिलेबस में। तो एक बार हमने जो भी कल किया था लेट अस फास्टली रिवाइज इट। सो सबसे पहला क्वेश्चन था डिफाइन सर्टेन टर्म्स। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ मनी दैट द कंपनी स्पेंड ऑन द क्रिएशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Costing is defined as a technique and process of ascertaining cost. Cost accounting is defined as a process of accounting for cost that begins with the reporting of income and expenditure and ends with the preparation of periodical statement and reports for ascertaining and controlling cost. Cost accountancy is the application of costing and cost accounting principles, methods, and techniques to the art, science, and practice of cost accounting. दो ही इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या क्या थे? एक तो कॉस्ट कंट्रोल था एंड सेकंड वन इज असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। इट इज एप्लीकेशन ऑफ द टू थिंग्स, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टू क्रिएट, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द स्टेक होल्डर्स। और ये किस में हेल्प करता है? इन डिसीजन मेकिंग। Next is cost management. Cost management is application of management accounting concepts, methods of collection, analysis, and presentation of data, which is needed to plan, monitor, and control cost. Okay. Now let us look at the objectives of cost accounting. क्या क्या objectives हैं? सबसे पहला objective is the cost ascertainment. आप cost को ascertain कर सकते हैं, निकाल सकते हैं either through post costing or through continuous costing. Next is determination of selling price and profitability. Next one is cost control एंड कॉस्ट रिडक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हम एक टारगेट को सेट करते हैं, उसको मेजर करते हैं विद एक्चुअल परफॉर्मेंस, और अगर कोई भी वेरिएंस आती है तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं। और इन द कॉस्ट रिडक्शन दिस इज अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट इम्पेयरिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। हम क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस होता है जब हम सिलेक्ट करते हैं आउट ऑफ टू अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, दो या दो से ज्यादा कोर्सेज में से हम कोई भी एक कोर्स को सिलेक्ट करें, दैट इज डिसीजन लेना। जैसे शटिंग डाउन कॉस्ट, ऑपरेटिंग एंड लॉस। इसके बाद डिफरेंस आता है बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। चलिए बताइए कौन सी चीज एम्फेसिस कर रही है पास्ट पर, कौन सी फ्यूचर पे? यस, कॉस्ट कंट्रोल जो है वो इट एम्फेसिस ऑन द पास्ट एंड ये फ्यूचर और प्रेजेंट पे एम्फेसिस देती है। अच्छा, विच वन इज अ करेक्टिव फंक्शन एंड विच वन इज प्रिवेंटिव वन? प्रिवेंटिव इज कॉस्ट कंट्रोल एंड करेक्टिव इज कॉस्ट रिडक्शन। ओके, कॉस्ट कंट्रोल एंड हो जाएगा जैसे हमारे टारगेट्स अचीव हो गए, देन कॉस्ट कंट्रोल विल एंड कॉस्ट रिडक्शन का कोई भी विजिबल एंड नहीं होता है। चलो नेक्स्ट हमारे पास है स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। स्कोप की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला है कॉस्टिंग। नेक्स्ट इज कॉस्ट। कॉस्टिंग क्या होता है? Costing is defined as a technique and process of ascertaining cost. Cost accounting is a process of accounting for cost that begins with the reporting of income and expenditure and ends with the preparation of periodical statement and report for ascertaining and controlling cost. Next scope is cost analysis. आप एनालाइज कर सकते हो। एनालाइज मतलब आप वो फैक्टर्स देख सकते हो जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वेरियंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द बजटेड कॉस्ट, एंड देन यू विल फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट पर्पस। नेक्स्ट इज कॉस्ट कंपैरिजन। कॉस्ट कंपैरिजन एक तरीके से हमने कहा था डिसीजन मेकिंग जैसा ही है, हम सिलेक्ट करते हैं टू और मोर कोर्सेज आउट ऑफ टू और मोर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट इज कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट कंट्रोल हमने देखा हम टारगेट को सेट करते हैं और हम उसे मेजर करते हैं विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, एंड इफ देयर इज एनी वेरिएंस देन वी विल फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज कॉस्ट रिपोर्ट। कॉस्ट रिपोर्ट क्या होता है? कॉस्ट रिपोर्ट हेल्प करता है इन प्लानिंग, कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, और मेनली ये डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस में हमने देखा था कल कार Cost Audit and Auditors Report 2014. Yes, company audit
कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014, इसने स्पेसिफिकली कहा है कि कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे. Now the next one is difference between cost accounting and management accounting. Okay, cost accounting नाम से पता चलता है इसके अंदर क्वांटिटेटिव डेटा रिकॉर्ड होगा, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों डेटा रिकॉर्ड होता है. ये एम्फेसिस करता है पास्ट और प्रेजेंट पे, एंड इट एम्फेसिस ऑन द फ्यूचर. ओके, किसका एरिया वाइडर है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग का एरिया इज नॉट वाइडर वन. अच्छा, रूल्स एंड रेगुलेशंस कहां पर है? देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन इन कॉस्ट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देयर इज नो सच स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का? देयर इज ओनली सिंगल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग इज असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट. अगर मैंने असर्टेन कर दी कॉस्ट की, क्यों कर रहा हूं? ताकि मेरी कॉस्ट कंट्रोल हो जाए एंड मैं डिसीजन ले पाऊं. और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव इज प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन. बेसिकली डिसीजन लेने के लिए वो प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन जिससे मैनेजमेंट प्लान कर सके और कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प हो. Okay, next is difference between financial accounting and cost accounting. Financial accounting जो आप 11th 12th से करते आ रहे हैं, and cost accounting, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टैली, बैलेंस शीट बनाना. बैलेंस शीट बनाने से हमें क्या पता चलेगी? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलेगी उस एंटिटी की, हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा. कॉस्ट अकाउंटिंग से हम असर्टेनमेंट कर पाएंगे कॉस्ट की, ताकि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सके और डिसीजन ले सके. अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, इट रिकॉर्ड्स हिस्टोरिकल डेटा, और यहाँ पर हम हिस्टोरिकल और प्री डिटरमाइंड दोनों कॉस्ट निकालते हैं. अच्छा, यूजर्स कौन से फाइनेंशियल अकाउंटिंग के? शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट, गवर्नमेंट एक्सेट्रा. और कॉस्ट अकाउंटिंग के इज द इंटरनल मैनेजमेंट. टाइम पीरियड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरे साल के लिए बनाते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग जब मर्जी आए तब बना लो. ओके, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, वेयर देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट in the financial accounting like debit, particulars, ledger folio, rupees. There is a specific format of journal, while in cost accounting there is no such format. Okay, now what are the roles and functions of cost and management accounting? CM में के क्या क्या roles और functions होते हैं? अगर मैं roles की बात करूं तो roles are IPC. IPC से हमने कल देखा था, I is for information, yes, it provide relevant information ताकि हम डिसीजन ले सकें. P is for planning, ये असिस्ट करता है मैनेजमेंट को प्लानिंग, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए. एंड C is for cost allocation, इससे हम कॉस्ट को एलोकेट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स पे, यस, जो एक्सटर्नल इंटरनल यूजर्स के काम आएगा. ओके, व्हाट आर द फंक्शंस? फंक्शंस में हमने देखा था कलेक्टिंग, असाइनिंग. इसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था हम बजट्स बनाते हैं, यस, हम सेट करते हैं बजट्स एंड देन वी विल कंपेयर विद द एक्चुअल एट द एंड ऑफ द पीरियड, एंड हम डिसीजन मेकिंग देने के लिए प्रोविजंस भी होते हैं हमारे पास. ओके, कौन से यूजर्स होते हैं हमारे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के? इसके मैंने नेम कहा था, नेम ओनली. हाँ जी, इंटरनल यूजर्स कौन से? इंटरनल यूजर्स आर मैनेजर्स ऑपरेशनल लेवल स्टाफ है और एम्प्लॉयज हैं. और एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर हमारे पास रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ऑडिटर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स. ओके, व्हाट आर द गुड एसेंशियल्स ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम? एसेंशियल्स का क्या अच्छे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के लिए? सबसे पहले तो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंफॉर्मेटिव और सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा होना चाहिए, टेलर मेड होना चाहिए, यस, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, सिंपल होना चाहिए, एक्यूरेट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि रॉन्ग डिसीजन ना लें. यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी जरूर होनी चाहिए. इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव होना चाहिए, दूसरे सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेटेड होगा, लाइक आपके एफएम के साथ, टैक्सेशन, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, इन सबके साथ इंटीग्रेटेड वन होना चाहिए. एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टिव, यू कैन मॉडिफाई इट, मॉडिफिकेशंस आप कर सकें, ऐसा होना चाहिए. एंड आपके सिस्टम ट्रस्ट होना चाहिए, मैनेजमेंट का ट्रस्ट होना चाहिए जो भी कॉस्टिंग सिस्टम डेवलप हुआ है. ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स बिफोर इंस्टॉलिंग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम? आपको इंस्टॉल करते समय आपको क्या क्या फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है? सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट को जानना होता है, देन आपको उसके प्रोडक्शन प्रोसेस को जानना होता है. तो दैट वन इज द, आपको प्रोडक्ट को जानना है, आपको उसके प्रोडक्शन प्रोसेस को जानना है, आपको ऑब्जेक्टिव को जानना है. किस ऑब्जेक्टिव के लिए आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगा रहे हो? फिक्स प्राइसिंग के लिए लगा रहे हो या फिर कॉस्ट कंट्रोल के लिए लगा रहे हो? यू मस्ट नो द ऑब्जेक्टिव बिफोर इंस्टॉलिंग अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम. आपको नेचर जानना है बिजनेस और इंडस्ट्री का, नेचर क्या है उस इंडस्ट्री और उस बिजनेस का. देन आपको ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की को जानना है, जैसे टॉप मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, किसकी रिक्वायरमेंट को वो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फुलफिल करेगा. इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स में भी हेल्प करते हैं. इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन मतलब सिंक्रोनाइज करना, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट्स को जरूरत है, वेरियस डिपार्टमेंट्स को इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है. जैसे एक टिपिकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टॉक जो होता है ना, स्टॉक की स्टेटमेंट देनी पड़ती है बैंक को. अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर लोन लेती है फ्रॉम अ बैंक, तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेंट्री ले रही है तो उसको स्टॉक की स्टेटमेंट, उस ऑर्गेनाइजेशन को वो स्टॉक की स्टेटमेंट बैंक को रिपोर्टेडली सबमिट करनी पड़ेगी. ठीक है. इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स में बताया था कि जो आपका इंफॉर्मेशन जो भी सिस्टम जनरेट करेगा वो कैसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? सीएट होनी चाहिए. सीएट मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए उसके अंदर.
I say is for integrity, A is for availability and T is for timeliness. Okay, then आपको मेथड देखना है फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड. हमारा कॉस्ट रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए? एक तो इंटीग्रेटेड भी हम मेंटेन कर सकते हैं और हम नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम भी मेंटेन कर सकते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम? इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर हमारे सेम सेट ऑफ बुक्स बनते हैं, फाइनेंशियल के भी और कॉस्ट के भी एक ही तरह के सेट ऑफ बुक्स बनते हैं, जबकि नॉन इंटीग्रेटेड में फाइनेंशियल के अलग और कॉस्ट के अलग. इस वजह से डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हो जाता है. हमने लिमिटेशंस के अंदर भी देखा था कल पॉइंट, दैट वन इज द लिमिटेशन. अगर नॉन इंटीग्रेटेड काम रहा तो नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम का लिमिटेशन है डुप्लीकेसी ऑफ वर्क. ओके, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस. जी, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस आपको करना होता है. हमने यहाँ पर कार देखा था, कार कॉस्ट ऑडिट एंड ऑडिटर रिपोर्ट्स रूल्स 2014 के अंदर देयर इज अ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस फॉर दिस. ओके, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ आईटी ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम? आईटी का इंपैक्ट की बात करें तो इसने इंटीग्रेट किया है बिल्कुल डिफरेंट फंक्शनल एक्टिविटीज को. सारी आजकल एक्टिविटीज एक साथ इकट्ठी हो गई हैं. हम पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं. लाइक जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक बिल ऑफ मटेरियल हो गया, मटेरियल एक्विजिशन, जीआरएन, ये सारे के सारे आजकल पेपरलेस बनते हैं. और इसने रिसोर्स प्रोक्योरमेंट एंड मोबिलाइजेशन में ये हेल्प करता है. साथ ही साथ हम कॉस्ट इन्फॉर्मेशन असर्टेन कर सकते हैं टाइमली मैनर में. यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करता है. कॉस्ट और रेवेन्यू रिपोर्ट्स को हम रियल टाइम बेसिस पे प्रिपेयर कर सकते हैं. और साथ ही साथ इसने नॉन वैल्यूड एडेड एक्टिविटीज को भी एलिमिनेट किया है. ओके, व्हाट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट? कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या था? कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनी ऑब्जेक्ट जिसके लिए हम सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं. इट कैन बी अ सर्विस, प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट, कुछ भी हो सकता है. जैसे मैंने कल एग्जांपल लिया था कार का. यस, अगर मैं कार की कॉस्ट निकाल रहा हूं तो दैट कार इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट. ओके, कॉस्ट यूनिट क्या होता है? कॉस्ट यूनिट इज अ यूनिट of that particular cost object. Unit of cost object is that cost unit. Cost unit is a unit of product, service or time. और basically it can be a combination भी हो सकता है. जैसे हमने कल बात की थी ट्रांसपोर्ट. अगर मेरी इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट है तो उसकी कॉस्ट यूनिट इज पैसेंजर किलोमीटर. तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है टू थिंग्स का, पैसेंजर्स का एंड किलोमीटर का. तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन. ठीक है, जैसे कॉस्ट पर टन ऑफ स्टील, कॉस्ट पर किलोमीटर और कॉस्ट पर मशीन आवर. दीज आर द वेरियस कॉस्ट यूनिट्स. Okay, then we have seen different industries की अलग अलग cost unit होती है and we have to learn these cost unit. Okay, अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्ट की तो ट्रांसपोर्ट की क्या थी? पैसेंजर किलोमीटर. ब्रूइंग की क्या थी? बैरल. कोल माइनिंग की क्या थी? टन. इंजीनियरिंग की क्या थी? कॉन्ट्रैक्ट. ब्रिक मेकिंग की 1000 ब्रिक्स. गैस की क्यूबिक फीट. पावर की किलोवाट आवर. होटल की रूम डेज. हॉस्पिटल की पेशेंट डेज. स्टील की टन. ऑयल का लीटर. ऑटोमोबाइल नंबर. सीमेंट का था टन या फिर बैग. केमिकल्स का था लीटर, गैलन, किलोमीटर, किलोग्राम, टन. क्रेडिट कंट्रोल का था अकाउंट्स मेंटेन्ड. सेलिंग का था कस्टमर कॉल या वैल्यूज ऑफ ऑर्डर टेकन. मटेरियल स्टोरेज और हैंडलिंग का क्या था? रिक्विजिशन, जितनी भी हमने रिक्विजिशन यूनिट रिसीव की है. और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का था पर्सनल रिकॉर्ड्स. ओके, नेक्स्ट इज कॉस्ट ड्राइवर. कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है? कॉस्ट ड्राइवर बेसिकली वो फैक्टर या फिर वो वेरिएबल जो हमारे कॉस्ट के लेवल को अफेक्ट कर रहा है. जैसे कल एग्जांपल लिया गया था 15 किलोमीटर. तो वो जो 15 है, 15 is the cost driver because it affects the level of the cost. It is that factor or variable which affect the level of cost. So 15 is our cost driver and kilometer is the cost unit. तो cost driver is a factor or variable जो affect करता है level of cost को. जैसे सेटअप आवर्स, सेटअप एक्टिविटी के लिए जितने नंबर ऑफ सेटअप आवर्स है, अगर परचेज डिपार्टमेंट के लिए जितने नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स हैं, जैसे 15 परचेज ऑर्डर्स, 100 परचेज ऑर्डर्स, तो दैट वन इज द कॉस्ट ड्राइवर. और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आवर फॉर इंस्पेक्शन एक्टिविटी. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एंड इट्स टाइप्स. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है? नाम से पता चल रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज दैट सेंटर जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो अथॉरिटी भी आएगी. तो इट इज द डिपार्टमेंट और द फंक्शन जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है. कितने तरह के होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर? 4 टाइप्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होते हैं. एक है कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर. हम इन सबको हमने कल डिटेल में देखा था. कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कॉस्ट सेंटर इज दैट सेंटर विच इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रेंस ऑफ कॉस्ट. यस, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कॉस्ट की इंक्रेंस के लिए और कॉस्ट इसके कंट्रोल के अंदर होती है. इसकी परफॉर्मेंस को हम मेजर कैसे करेंगे? अगेंस्ट प्रीडिटरमाइंड बजट्स के अगेंस्ट या स्टैंडर्ड हमने सेट कर रखा होगा उसके अगेंस्ट हम इसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे. अच्छा, कॉस्ट सेंटर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर एंड डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर. स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर के अंदर इनपुट और आउटपुट की रेशियो, इनपुट आउटपुट की रेशियो इज स्पेसिफाइड, जबकि यहाँ पर इनपुट आउटपुट की रेशियो इज नॉट स्पेसिफाइड. ओके, कहां पर मैं आउटपुट को मेजर कर सकता हूं? इन द स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर. कहां पर मैं आउटपुट को मेजर नहीं कर सकता? इन द डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर. हमने एग्जांपल लिया था
इसका जैसे एडवर्टाइजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दिस वन इज अ डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर, क्योंकि यहाँ पर मैं आउटपुट की टर्म को फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर नहीं कर सकता, मैं नॉट मेजर्ड, कैन नॉट बी मेजर्ड इन अ फाइनेंशियल टर्म्स, इसलिए इसकी इनपुट आउटपुट रेशियो को भी हम नहीं निकाल सकते। जबकि ऊपर वाले में स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर में मैं इनपुट आउटपुट रेशियो निकाल पा रहा था, इसलिए मैं इसे कंपेयर भी कर सकता हूँ। यस, मैं कंपेयर करूंगा अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। और क्या थे कॉस्ट सेंटर के प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स? स्टैंडर्ड और बजट के अगेंस्ट हम कंपेयर करते हैं, तो वही चीज मैं स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट कंपेयर कर सकता हूँ, जबकि मैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू सेंटर। रेवेन्यू सेंटर क्या होता है? रेवेन्यू सेंटर आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट। लेकिन ये खर्चे भी कर सकते हैं। कौन से खर्चे कर सकते हैं? जैसे एग्जांपल दे दो, सेल्स कमीशन इंकर कर सकते हैं, बिल्कुल। प्रॉफिट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू जनरेशन एंड इंक्रीज ऑफ एक्सपेंडिचर, जैसे डिसेंट्रलाइज्ड ब्रांचेस। ओके, इन्वेस्टमेंट सेंटर, अब जो प्रॉफिट कमाया है वो कहीं ना कहीं लगाना है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इज दैट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अच्छा, और इनकी परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करते हैं? आरओआई के अगेंस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। इसके कुछ एग्जांपल्स, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न पीएसयूज आर द एग्जांपल of these type of investment centers. Okay, now let us move to another topic, which is what are the limitations of cost accounting system? क्या क्या थी limitations? एक तो expensive है, बिल्कुल expensive है, आप सारे खर्चे कर रहे हो, आपको एडिशनल मैन पावर चाहिए होगा, जो भी आपका सीएम में लगेगा, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो आपका कॉस्टिंग का काम करेगा कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको एडिशनल मैन पावर रखना पड़ेगा। एडिशनल पावर एंड मैन पावर, इसका मतलब एडिशनल मनी, तो खर्चे बढ़े। यहाँ रिकंसिलेशन की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल आपको रिकंसिलेशन करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स और आपके कॉस्ट अकाउंट, दो अकाउंट्स बन रहे हैं, कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट दोनों डिफर होंगे, तो आपको रिकंसिलेशन करना होगा। रिकंसिलेशन करना होगा तो देयर इज अ डुप्लीकेसी ऑफ वर्क, काम दो बार होगा। एंड इनएफिशिएंसी, यस, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम डज नॉट कंट्रोल कॉस्ट, लेकिन उसकी यूसेज करती है। ओके, नेक्स्ट हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशंस देखी थी कल, बहुत सारी तरह की कॉस्ट क्लासिफिकेशंस। एक तो हमने देखी थी कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और एलिमेंट, देन हमने वेरिएबिलिटी के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे, और हमने नॉर्मेलिटी के बेसिस पे हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन कल स्टडी की थी। एक बार सारा डिटेल में दोबारा देख लेते हैं। नेचर और एलिमेंट के बेसिस पे हमने करा था, तो नेचर और एलिमेंट में मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे मेन 3 आपके चैप्टर्स हैं। फर्स्ट इज मटेरियल, सेकंड इज लेबर एंड थर्ड वन इज योर ओवरहेड्स। ये आपने 3 चैप्टर्स देखे होंगे, तो इसी के बेसिस पे नेचर और एलिमेंट के बेसिस पे कॉस्ट बढ़ती है। अच्छा, कल हमने 2 तरह की कॉस्ट देखी थी, एक तो होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट? देखो, डायरेक्ट कॉस्ट इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो चीज हम इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसका हम इजीली पता कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंशियल थिंग है, मैं इसका इजीली पता कर सकता हूँ, ये मैं इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, वो चीज डायरेक्ट चीज होगी, वो चीज डायरेक्ट कॉस्ट होगी। और जिसको मैं इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, वो मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। जैसे डायरेक्ट मटेरियल, तो जो मटेरियल को मैं इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, वो मेरा डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। जैसे जिसको मैं इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, या वो मटेरियल मेरा फिनिश प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट हो। जैसे मैंने शर्ट बनानी है, तो शर्ट बनाने के लिए जो कपड़ा है, दैट वन इज द डायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एम्प्लॉय, डायरेक्ट लेबर बोल लो, तो वो जो लेबर जिसको मैं इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, वो मेरा डायरेक्ट एम्प्लॉय हो गया। जैसे कि वर्कर्स जो एक्चुअल प्रोडक्शन के अंदर एंगेज होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर वो सारे खर्चे आ जाएंगे अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर को छोड़ के, बाकी जितने भी तरह के खर्चे हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे हायर चार्जेस का इधर हमने एग्जांपल लिया था। इसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल नाम से पता चल रहा है वो मटेरियल जिसको मैं इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, जो मेरा फिनिश प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। जैसे मैंने कुछ स्टोर्स रखे हुए, स्टोर्स बना रखे हैं जिसके अंदर मैं मशीनरी या फिर बिल्डिंग्स रखता हूँ। इनडायरेक्ट लेबर वो लेबर को जिसको मैं इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। जैसे फॉरमैन और सुपरवाइजर की सैलरी, मैंने कल इधर एग्जांपल लिया था टांगे वाला, जो आपका टांगे वाला आया है, जो आपका ट्रैक्टर ड्राइवर जो सामान लेके आया है, आप उसकी कॉस्ट को इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप पता नहीं लगा सकते कि वो जो शर्ट हमने बनाई है पर शर्ट वाइज उसका कितने रुपए लगेंगे, आप यू कैन नॉट इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे खर्चे हो जाएंगे अदर देन योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारे खर्चे अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल दे दो। फैक्ट्री का रेंट और रेट्स आर द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद ओवरहेड्स की अगर बात करें तो ओवरहेड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट इज एग्रीगेट मतलब समीशन, सम 3 चीजों को मिला दो, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड कर देंगे तो यू विल गेट ओवरहेड्स। और अगर मैं तीनों डायरेक्ट को मिला दो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो मेरी क्या बनेगी? प्राइम कॉस्ट। मेरी क्या निकल के आ जाएगी? प्राइम कॉस्ट निकल के आ जाएगी। और अगर मैं सारी इनडायरेक्ट चीजों को मिला दूं तो वो मेरी मिलके आ जाएगी
overheads. Yes, it is an aggregate of indirect material, indirect labor and indirect expenses. Okay, हमने कल overheads को सब डिवाइड किया था 3 कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. कौन से थे ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन? हमने 3 कैटेगरी में बांटा था. फर्स्ट वन इज योर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, सेकंड वन इज योर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस के खर्चे, एंड लास्ट वन इज योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कॉस्ट क्लासिफिकेशन आता है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. तो फंक्शन के बेसिस पे हमने देख लिया, एक तो आपका हो गया प्रोडक्शन ओवरहेड, एक हो गया आपका देखो प्रोडक्शन ओवरहेड हो गया, एक एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट. ठीक है, और बाकी ये तो सारे इनडायरेक्ट हो गए. अब डायरेक्ट वाली बातें कर दो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओके, कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी और बिहेवियर. अगर मैं वेरिएबिलिटी के बेसिस पे बात करूं कॉस्ट क्लासिफिकेशन, तो एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट जो चेंज ना हो, फिक्स्ड रहे. फिक्स्ड मतलब देयर विल बी नो चेंज. Yes, this is unaffected by the fluctuation in the level of activity. चाहे कुछ भी level of activity हो, मतलब volume of production से, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट से या लेवल ऑफ एक्टिविटी से ये इन्फ्लुएंस नहीं होगी. जैसे रेंट है, ये चेंज मतलब घटेगी बढ़ेगी नहीं विद द चेंज इन आउटपुट. चाहे मेरा आउटपुट कितना ही बढ़ गया, 1000 से 2000 हो गया, दिस विल रिमेन फिक्स्ड, दिस विल नॉट चेंज. जैसे रेंट. वेरिएबल कॉस्ट जबकि चेंज हो जाएगी विद द चेंज इन आउटपुट. जितना मेरा आउटपुट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मेरा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, मेरा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बढ़ा, तो मेरी जो ये वेरिएबल कॉस्ट है वो भी मेरी बढ़ेगी. जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट. सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आपका फिक्स्ड कंपोनेंट भी होता है प्लस आपका वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट भी होता है. अच्छा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के लिए हमने कल एक तरीका देखा था. एक तो था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, एंड देन वी can also get the total fixed cost. Total fixed cost is equal to total cost minus total variable cost. और इस मेथड को हमने कहा था लेवल, इस मेथड का नाम हमने रखा था कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड. हमने इस मेथड का नाम यही रखा था. ओके, बट देयर आर डिफरेंट सेपरेट ऑल्सो डिफरेंट मेथड्स हमने कल देखे थे रिगार्डिंग सेग्रीगेट ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. तो कौन से मेथड्स थे? 5 मेथड्स हमने देखे थे. फर्स्ट वन इज योर ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक्स एक्सिस पे तो अपना आउटपुट रखते हैं और वाई एक्सिस पे हम कॉस्ट को रखते हैं. तो हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस लगाते हैं ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड देन हम एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालते हैं. और जहां पर ये जो जितना भी मेरा वाई एक्सिस का ये वाला पोर्शन है, दिस वन इज द फिक्स्ड कॉस्ट, एंड फिक्स्ड कॉस्ट की मदद से मैं वेरिएबल कॉस्ट निकाल पाऊंगा. इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मेथड है, दिस इज हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड. हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड के बीच में कैसे निकालते हैं, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकाल लेते हैं, चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन सेल्स, एंड इसके बेसिस पे मैं काम कर लेता हूँ. एनालिटिकल मेथड, अगर आपको बहुत एक्सपीरियंस है, आप बहुत एक्सपीरियंस कॉस्ट अकाउंटेंट है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप जजमेंट लगा सकते हैं कि इतना परसेंटेज फिक्स्ड होगा, इतना परसेंटेज वेरिएबल होगा. इसके बाद नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ लेवल और एक्टिविटी मेथड. हमने देख लिया वेरिएबल चेंज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट. नेक्स्ट मेथड इज योर लीस्ट स्क्वायर मेथड. लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट फ्रॉम द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इसका फॉर्मूला क्या था, y is equal to mx plus c. M, y is your total cost, m is your variable cost per unit, x is your volume of output and c is your fixed cost. Now cost classification हमने अब देखनी है on the basis of controllability. अब controllability के basis पे कितनी तरह की होगी? कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे हमने कल देखा था, एक होती है कंट्रोलेबल कॉस्ट और एक होती है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट. व्हाट इज कंट्रोलेबल कॉस्ट? कंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ. यस, इट कैन बी कंट्रोल कर सकता है. मतलब जितने भी मैंने हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बताए थे ना, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, तो वो सारे के सारे उस, वैसे रेवेन्यू सेंटर तो कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए इधर इसका नाम नहीं है. कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर, तो जो भी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं बाय दीज सेंटर के मैनेजर्स, उसे हम कहेंगे कंट्रोलेबल कॉस्ट. जैसे डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, अब उनकी मर्जी है कि वो सस्ता मटेरियल खरीदे, महंगा मटेरियल खरीदे, इससे वो कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, which cannot be influenced by action of specified number of undertaking. जैसे एक्सपेंडिचर ऑन टूल रूम, जो टूल रूम का खर्चा होना है वो होना ही है, आप उसको कैसे मतलब उसको तो रोक नहीं सकते ना. टूल रूम जैसे जो भी स्पेयर्स एंड पार्ट्स का जो खर्चा होना है, लाइक मेरे को इतना हथौड़ा चाहिए, ये सब कुछ चाहिए, तो ये तो स्पेसिफिक चीजें हैं, ये तो चाहिए ही चाहिए होंगी, आप इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, इन खर्चों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते. नाउ कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी. अगर मैं नॉर्मेलिटी की बात करूं तो नॉर्मेलिटी के बेसिस पे दो तरह की कॉस्ट होते हैं, नॉर्मल कॉस्ट एंड एबनॉर्मल कॉस्ट. नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होती है?
देखो, नॉर्मल कॉस्ट इज द कॉस्ट जो आप नॉर्मल इंकर होती है, बिल्कुल ये होती है अंडर अ स्पेसिफिक कंडीशन। और एबनॉर्मल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज एक्सेस ऑफ नॉर्मल कॉस्ट। जो भी नॉर्मल कॉस्ट से ज्यादा एक्सेस में है वो आपकी एबनॉर्मल कॉस्ट है। इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक ट्रक ड्राइवर है, वो सामान लेके आया, ऊपर पड़ रही है सूरज की रोशनी। यस, ये मेरा सूरज, थोड़ी ड्राइंग मेरी ऐसी है। हाँ, तो सूरज की रोशनी पड़ रही है, इस वजह से जो सामान है वो इवेपोरेशन के कारण आपका सामान में हाँ, सूरज की रोशनी पड़ रही है, इस वजह से जो इवेपोरेशन के कारण कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा। जैसे वाटर बॉटल्स या कुछ भी चीज लेके जा रहा है, तो इवेपोरेशन के कारण उसका कुछ वेट कम हुआ होगा। तो जो ये वेट कम हुआ है, दिस इज द नॉर्मल कॉस्ट। ये तो नॉर्मल इंकर होगी अंडर द नॉर्मल कंडीशन, ये कॉस्ट तो होनी है। अब एबनॉर्मल कॉस्ट क्या, उस ट्रक ड्राइवर की हो गई दूसरे से टक्कर। अब टक्कर हो गई तो इस कारण 5-6 बॉटल्स का नुकसान हो गया। जो कोको कोला की 5-6 बॉटल्स हैं उनका नुकसान हो गया। तो वो जो एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट है ना, इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल कॉस्ट, दिस इज एबनॉर्मल कॉस्ट। एंड एक चीज बता दूं मैं, एबनॉर्मल कॉस्ट को हमेशा आप चार्ज करेंगे टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ये टर्म हमारे चैप्टर नंबर 7 हम बहुत डिटेल में इस चीज को देखेंगे आप, कि एबनॉर्मल कॉस्ट को हमेशा ये चार्ज करेगा टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ठीक है, इसके बाद कॉस्ट क्लासिफिकेशन, या दिस इज द फाइनल कॉस्ट क्लासिफिकेशन। इसके बाद कोई कॉस्ट क्लासिफिकेशन नहीं देखनी है। दिस इज अ कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। ये मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे कॉस्ट क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले तो है, ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद कॉस्ट कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो ये हमारा लास्ट कॉस्ट क्लासिफिकेशन है, इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा कॉस्ट क्लासिफिकेशन का। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। नाम से ही पता चल रहा है, जो पहले से हमने डिटरमाइन कर ली, मतलब जो कॉस्ट को हमने एडवांस में ही निकाल लिया। प्रोडक्शन के स्टार्ट हुई नहीं, अभी मेरी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई, मेरा कुछ लेवल ऑफ ऑपरेशन कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले ही अगर मैं कॉस्ट को निकाल लिया तो दैट विल बी माय प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। तो कॉस्ट जो मैंने एडवांस में निकाल ली बिफोर द एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट, दैट वन इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कल हमने देखा भी था, हम टारगेट को स्टैंडर्ड के साथ, टारगेट और द स्टैंडर्ड कॉस्ट कह लो, जो हमारी एक्चुअल है हम उसे स्टैंडर्ड के साथ मैच कर रहे थे। मतलब जो मैंने मैनेजमेंट के एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड है, मतलब मैनेजमेंट ने एक एक्सपेक्ट अपना स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट कर लिया, हाँ इतना ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम खर्चा होना चाहिए, इतना उन्होंने एक स्टैंडर्ड बिठा लिया, तो एक मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड हो गया। तो दैट वन इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट इज द कॉस्ट जो हमने एडवांस में निकाल ली, विच इज कंप्यूटेड इन एडवांस बिफोर एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्टेड। एंड ये मैंने मैनेजमेंट के एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जो चीज मैंने कॉस्ट निकाली, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल इज चेंज। मार्जिनल का एक्चुअली मतलब ही होता है चेंज। तो मतलब वो कॉस्ट जो घटे या बढ़े ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। यस, जैसे जैसे मेरा आउटपुट चेंज होगा उसके अकॉर्डिंगली अगर मेरी कॉस्ट घटती है बढ़ती है, दैट विल बी माय मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट, जिसको मैंने एस्टिमेट किया, मतलब एक तरह की एक्सपेक्टेड कॉस्ट। मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी एक एक्सपेक्टेड मेरी कॉस्ट है, दैट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है? कुछ कॉस्ट जो चेंज होती रहती है, मतलब चेंज क्यों होती है, चाहे ये चेंज हो सकती है ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस और मेथड ऑफ प्रोडक्शन। इनके कारण जो कॉस्ट चेंज होती है, दैट इज डिफरेंशियल कॉस्ट। नेक्स्ट इज इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड को हम नोशनल कॉस्ट भी कहते हैं। यस, ये नोशनल कॉस्ट होती है, मतलब इधर कोई भी आपका कैश आउटले इन्वॉल्व नहीं होता, डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर आपने जिस कैपिटल पे, जैसे आपने कोई एक रेंटेड अपार्टमेंट लिया एंड वहां पर मैंने सपोज मैंने ये रेंट पे जगह ली है एंड आई विल स्टार्ट टीचिंग हियर। सो यहाँ पर जो मेरा रेंट है, ये मेरा सपोज अगर रेंटेड अपार्टमेंट है तो मेरे को कुछ खर्चा देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये मेरा खुद का ही घर है, सपोज मैं घर में ही टीचिंग दे रहा हूँ, तो ये मेरा घर है खुद का, तो मैं कोई इस घर के तो कुछ किराया नहीं देना ना। हम ऐसे सोचेंगे घर का क्या किराया दे रहे हो, तो इसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी। नहीं, जितना आपका हर चीज का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हम देखेंगे, तो वो आपकी नोशनल कॉस्ट होगी, मतलब आपका कोई कैश आउटले नहीं हो रहा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट इस चीज को और अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट इज कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। कैपिटलाइज्ड कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट जिसको इनिशियली में तो मैंने ऐसे ट्रीट किया, बाद में मैंने एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। यस, जिसको मैंने इनिशियली तो मैंने सोचा कि ये एक एसेट है, लेकिन बाद में मैंने उसे खर्चे की तरह देखा इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। दैट वन इज कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो रिलेट होती है टू द प्रोडक्ट।
जैसे इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपने कोई नई मशीनरी खरीदी है, नई मशीनरी खरीदते समय जो भी आपके हायर चार्जेस होते थे, जो भी उससे रिलेटेड इंस्टॉलेशन के खर्चे होते थे, आप जनरल एंट्री क्या पास करते थे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो वो सारे खर्चे आप मशीनरी के अंदर ही ऐड करते थे ना, वो सारे के सारे खर्चे आप मशीनरी के अंदर ऐड करते थे, तो दैट बिकम्स द प्रोडक्ट कॉस्ट। आपने इनिशियली वो सारे खर्चे मशीनरी के अंदर ही ऐड कर दिए, तो ड्यूरिंग द एक्विजिशन, यस, जो भी कॉस्ट आपकी विद द एक्विजिशन से रिलेटेड जो भी कॉस्ट है, उसे हम प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर कहेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, हर एक चीज करने का आपने एक आपके पास टू थिंग्स हैं, आपने एक चीज चूज कर पाओगे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप वो चीज चूज करोगे जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस, जो भी आपने वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड किया है, या फिर जो भी आपने अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन की है for other alternative course of action, that one is your opportunity cost. Out of pocket cost, out of the pocket मतलब मेरे कुछ रुपए गए हैं जिसमें कैश आउटले इन्वॉल्व हो रहा है, और हमने इससे पहले देखी थी जिसमें कैश आउटले इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, that one is imputed cost. imputed cost के अंदर कोई कैश आउटले नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज शटडाउन कॉस्ट। शटडाउन कॉस्ट क्या होती है, आप अपना कई बार टेम्परेरी अपना प्लांट या फिर अपना बिजनेस बंद कर लेते हैं, तो उस समय जो कॉस्ट इंकर होती है, दैट वन इज शटडाउन कॉस्ट, जो तब भी इंकर होती है, जैसे इन्हें फिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं, जैसे रेंट का खर्चा, डेप्रिसिएशन का खर्चा, ये तो तब भी इंकर होगा इवन इफ यू शट डाउन योर बिजनेस। शटडाउन टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए ही होता है। नेक्स्ट इज संक कॉस्ट। संक कॉस्ट, संक मतलब एक जो कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट जो पहले हो चुकी है, यस, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, दिस वन इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो पास्ट में इंकर हो चुकी है, दैट इज संक कॉस्ट। इसका कोई डिसीजन मेकिंग लेने में कोई रोल नहीं है, बिल्कुल, दिस डजंट प्ले एनी रोल इन डिसीजन मेकिंग में इसका कोई रोल नहीं होता, क्योंकि पास्ट में इंकर हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट कॉस्ट। एब्सोल्यूट कॉस्ट, एब्सोल्यूट मींस कॉस्ट इन टोटलिटी, यस, दिस इज कॉस्ट इन टोटलिटी, इसे हम कॉस्ट इन टोटो भी कहते हैं, यस, कॉस्ट इन टोटो। एब्सोल्यूट मतलब इन फुल, दिस वन इज एब्सोल्यूट कॉस्ट, मतलब ये ऑल टुगेदर है, मतलब दिस इज कॉस्ट इन टोटलिटी। नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। इससे पहले हमने कॉस्ट सेंटर देखे थे, दो तरह के कॉस्ट सेंटर देखे थे, वन इज स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर एंड सेकंड वन इज डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। तो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट में मैंने बताया था जहां इनपुट आउटपुट की रेशियो, यस, इनपुट आउटपुट की रेशियो इज नॉट स्पेसिफाइड, जहां आप आउटपुट को मेजर नहीं कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट रेशियो इज नॉट स्पेसिफाइड। जैसे हमने इसका एग्जांपल लिया था एडवर्टाइजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहां पर आप आउटपुट को मेजर नहीं कर सकते इन द फाइनेंशियल टर्म, तो दैट कॉस्ट इज इनपुट कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट क्या होती है, पीरियड कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज नॉट असाइन टू प्रोडक्ट बट चार्ज इज एन एक्सपेंस। यस, पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो असाइन नहीं होती प्रोडक्ट के लिए, लेकिन हम उसे एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं। तो आप देख सकते हो, जैसे पीरियड कॉस्ट की अगर बात करूं, जितनी भी आपकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, वो सारी की सारी हमारी पीरियड कॉस्ट होती है। आप ये चीज याद रखना कि जितनी भी हमारे नॉन मैन्युफैक्चरिंग खर्चे होते हैं ना, वो सारे के सारे हमारे पीरियड कॉस्ट होते हैं, मतलब जो हम प्रोडक्ट पे असाइन नहीं करते, लेकिन हम उसे खर्चा तो मानते हैं रेवेन्यू के अगेंस्ट, लेकिन मैं इसे कॉस्ट की तरह नहीं ट्रीट करता, इसे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे उस कॉस्ट को असाइन नहीं करता। तो जितने भी मेरे नॉन मैन्युफैक्चरिंग खर्चे होते हैं, वो सारे मेरे पीरियड कॉस्ट के अंदर आते हैं। इंजीनियरिंग कॉस्ट, इंजीनियर्ड कॉस्ट, इंजीनियर्ड मतलब यहाँ पर क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, उसे हम इंजीनियर्ड कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट भी कहते हैं, हमने इवन आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट देखी है, मतलब जहां कैश आउटले हो रहा है, यस, इन्वॉल्विंग इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश, मतलब जहां कैश का पेमेंट हो गई। इम्प्लिसिट कॉस्ट डज नॉट हैव इमीडिएट पेमेंट, यस, यहाँ पर कोई आपका इमीडिएट कैश पेमेंट नहीं होता, इसके अंदर कोई भी इमीडिएट कैश पेमेंट नहीं होता है, ठीक है। इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड नहीं करते, यस। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट को तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिल्कुल रिकॉर्ड करता हूँ, इम्प्लिसिट कॉस्ट को मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करता, इसलिए इसका नाम इज इकोनॉमिक कॉस्ट ऑल्सो। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का दूसरा नाम अगर आपसे कोई बंदा पूछे तो आप कहना कि अकाउंटिंग कॉस्ट, यस, अकाउंटिंग कॉस्ट इज द अनदर नेम ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो दिस इज द कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। बहुत सारी तरह की कॉस्ट है, एक बार फास्टली रिवाइज कर लेते हैं मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट। सबसे पहली थी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड इज द कॉस्ट विच इज कंप्यूटेड इन एडवांस। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट जो हमने मैनेजमेंट के एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड से निकाली है। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल इज चेंज इन आउटपुट में जो चेंज इन कॉस्ट आ रहा है। एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड इज एक्सपेक्टेड कॉस्ट,
Differential cost is the change in cost, change in total cost due to change in activity level, technology, process और method of production. Imputed को हम notional cost भी कहते हैं. यहाँ पर कोई भी आपका cash outlay नहीं होता, जैसे interest on capital. कैपिटलाइज्ड कॉस्ट जिसको आपने पहले एसेट की तरह ट्रीट किया, देन आप इसे एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे एज इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कॉस्ट वो सारी कॉस्ट जो एक्विजिशन से, प्रोडक्ट के एक्विजिशन से रिलेट होते हैं. जैसे हमने यहाँ मशीनरी का एग्जांपल लिया था, जब आप मशीनरी खरीद के लेके आए होंगे तो उसकी जो भी आपकी इंस्टॉलेशन का खर्चा है, जो भी बाकी जो भी खर्चे आपने जनरल एंट्री आपने पुट ऑन की होगी मशीनरी टू कैश, तो आपने वो सारे खर्चे मशीनरी के अंदर ही ट्रीट किए हैं. नेक्स्ट इज आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट जिसमें कैश आउटले हो रहा है. शटडाउन कॉस्ट टेम्परेरीली आपका बिजनेस शटडाउन है, जो कॉस्ट तब इंकर हो रही है, जैसे रेंट और डेप्रिसिएशन. संक कॉस्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसका कोई भी रोल नहीं होता डिसीजन मेकिंग में. ओके, नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट कॉस्ट इज कॉस्ट इन टोटो. यस, दिस इज अ कॉस्ट इन टोटलिटी. डिस्क्रिशनरी कॉस्ट जहां इनपुट आउटपुट रेशियो इज नॉट स्पेसिफाइड, यहाँ पर मैं आउटपुट को मेजर नहीं कर सकता इन द फाइनेंशियल टर्म्स, जैसे एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट. पीरियड कॉस्ट, सारी की सारी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेरी पीरियड कॉस्ट होती हैं. इंजीनियर्ड कॉस्ट जहां पर क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है. एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर द आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट. यहाँ पर आपका इन्वॉल्व करता है इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश, इसे हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं. ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड होती है. इम्प्लिसिट कॉस्ट आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दे डज नॉट हैव इमीडिएट कैश पेमेंट, इसलिए इसे हम इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहते हैं. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. अभी तक क्या पढ़ा फिर इतना सब कुछ, ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग. ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन हमने देखी थी, हमने बहुत सारी कॉस्ट क्लासिफिकेशन देखी अभी तक जितने भी हमने देखा. दीज आर द कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट और नेचर, कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल डिसीजन मेकिंग. नॉर्मेलिटी के बेसिस पे हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन देखा. हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन देखा. तो हमने 5 बेसिस पे हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन देखा. अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. यस, और मैं बता दूं आपके जो मेथड्स है कॉस्टिंग के, दीज आर द सेपरेट चैप्टर्स. इवन आपके चैप्टर्स है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. अगर देखा जाए एक बार पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या है. सबसे पहले आप देख सकते हो, नाम देख लो. जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड मल्टीपल कॉस्टिंग. एक बार फर्स्ट पेज पे आते हैं, एक बार अपने सिलेबस में आई विल शो यू द चैप्टर्स. तो ये जो है ये सारे के सारे हमारे मेथड्स है कॉस्टिंग के, जैसे यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग. जो आपने सिंगल कॉस्टिंग देखा ना, सिंगल कॉस्टिंग इज द यूनिट कॉस्टिंग. बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग. तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. तो ये आपके अलग से चैप्टर्स हैं इनके ऊपर. यहाँ पर हम जस्ट एक शॉर्ट टर्म में पढ़ रहे हैं कि होता क्या क्या है. एक बार शॉर्टली हम देख लेते हैं किस किस तरह के ये मेथड्स हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है जॉब कॉस्टिंग. जॉब कॉस्टिंग क्या होता है? जॉब कॉस्टिंग इज द कॉस्ट ऑफ जॉब. यस, यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट होती है हर जॉब की इज असर्टेन सेपरेटली. यस, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ईच जॉब इज असर्टेन सेपरेटली. यहाँ पर मैं हर जॉब की कॉस्ट अलग से निकालता हूँ. यहाँ जैसे यहाँ पर जो मैं कॉस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर ऑर्डर. यस, यहाँ पर मैं हर कॉस्ट की जॉब को, जो हर जॉब की जो कॉस्ट है, हर जॉब की जो कॉस्ट है अलग अलग निकाल लो. जैसे ए जॉब, बी जॉब, सी जॉब, तो तीनों जॉब्स की कॉस्ट अलग अलग निकलेगी. ये वहां पर पॉसिबल है जहां पर मैं कस्टमर के ऑर्डर के बेसिस पे निकालता हूँ. कस्टमर का ऑर्डर जैसे प्रिंटिंग प्रेस, मोटर वर्कशॉप, तो वहां पर जॉब कॉस्टिंग इज मोर सुटेबल. बैच कॉस्टिंग के अंदर मतलब एक स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर. यहाँ पर मैं कस्टमर ऑर्डर के बेसिस पे निकाल रहा हूँ और यहाँ पर बैच रिप्रेजेंट करता है स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर. एक फैक्ट्री के बैच में जितना स्मॉल नंबर, अगर छोटा कस्टमर का ऑर्डर है तो वो आएगा बैच कॉस्टिंग की तरफ. लेकिन अगर लार्ज कस्टमर ऑर्डर है, मैं कस्टमर ऑर्डर के अकॉर्डिंगली निकाल रहा हूँ, तो हर जॉब की अगर मैं कॉस्ट अलग अलग निकालता हूँ, दैट बिकम्स अ जॉब कॉस्टिंग. यस, यहाँ पर हर बैच को ट्रीट करेंगे एज अ सेपरेट कॉस्ट यूनिट एंड इसकी कॉस्ट अलग अलग निकालेंगे. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉस्ट है वो भी मैं यहाँ अलग अलग निकालूंगा. जैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, ये सारी की कॉस्ट निकालना. दिस वन इज द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. नेक्स्ट इज सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग. सिंगल और आउटपुट नाम से ही पता चल रहा है, इसको हम यूनिट कॉस्टिंग भी कहते हैं, जहां मैं एक सिंगल प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहा हूँ. दिस इज अ सिंगल प्रोडक्ट कॉस्टिंग, इसे यूनिट कॉस्टिंग का नाम भी हम बोलते हैं. प्रोसेस कॉस्टिंग, यहाँ पर प्रोसेस में बटी कुछ चीजें होती हैं.
हाँ, यहाँ पर मैं हर स्टेज की कॉस्ट अलग अलग निकालूंगा, हर प्रोसेस की कॉस्ट में अलग निकालूंगा, जैसे प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। इसने एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे अगर मेरे को पेपर बनाना होता है ना, देखो पेपर जो होता है वो पल्प से बनता है, मतलब जो पेड़ होता है उसके अंदर पल्प है, उससे हमारा पेपर बनता है। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग पल्प एंड कॉस्ट ऑफ मेकिंग पेपर फ्रॉम द पल्प इज असर्टेन सेपरेटली। जो कॉस्ट है पल्प की और कॉस्ट है जो पेपर बनाने की है, दोनों की कॉस्ट को मैं अलग अलग निकालूंगा। दैट वन इज प्रोसेस कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग मतलब सर्विस कॉस्टिंग, इसका नाम सर्विस कॉस्टिंग भी होता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का। दिस इज अ कॉस्ट ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज। नेक्स्ट इज योर मल्टीपल कॉस्टिंग। मल्टीपल कॉस्टिंग क्या होता है? मल्टीपल कॉस्टिंग इज अ कॉम्बिनेशन, नाम से पता चल रहा है मल्टीपल मतलब बहुत सारी कॉस्टिंग, मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मेथड्स। जो ऊपर में से बहुत सारे मेथड्स है ना, इन दो या दो से ज्यादा मेथड्स के कॉम्बिनेशन को हम मल्टीपल कॉस्टिंग के अंदर कहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इज द बाईसाइकिल। बाईसाइकिल की अगर बात करें तो बाईसाइकिल को बनाने के लिए बाईसाइकिल इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल कॉस्टिंग। कैसे? एक तो आप सेपरेटली बाईसाइकिल बना रहे हो तो दैट कम्स अंडर सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग, क्योंकि आप यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सिंगल प्रोडक्ट की एस्टिमेट कर रहे हो, बाईसाइकिल की अलग से कॉस्ट को एस्टिमेट कर रहे हो। एंड साथ ही साथ यहाँ पर बैच या जॉब कॉस्टिंग भी लग रहा है, क्योंकि आप कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली बनाएंगे या फिर स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली बनाएंगे। दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल कॉस्टिंग। तो हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स देखे कॉस्टिंग के। द फर्स्ट मेथड इज योर जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ ईच जॉब इज असर्टेन सेपरेटली। Yes, this is suitable in all the cases. जैसे कस्टमर ऑर्डर, बैच कॉस्टिंग, स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर होते हैं यहाँ पर। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जैसे मेरे को ब्रिजेस बनाने हैं, रोड्स बनानी है, डैम्स बनानी है। सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग, इसका दूसरा नाम क्या था? यूनिट कॉस्टिंग भी हम इसे कहते हैं। यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ कॉस्ट फ्रॉम ईच, हर प्रोसेस की कॉस्ट अलग निकालते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ मेकिंग पल्प फ्रॉम द पेपर, दोनों की कॉस्ट में अलग अलग निकालूंगा। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अ कॉस्ट ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज। मल्टीपल कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग में कॉम्बिनेशन होता है, दो या दो से ज्यादा जो मेथड्स है ना कॉस्टिंग के, उनका कॉम्बिनेशन होता है। जैसे बाईसाइकिल, बाईसाइकिल के अंदर आपका सिंगल कॉस्टिंग भी लग रहा है प्लस आपका जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग भी लग रहा है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। पेपर में आपसे बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा, आपके पास इंडस्ट्री गिवन होगी एंड आपसे मेथड्स पूछ लेगा या फिर आपसे उसकी सजेस्टेड कॉस्ट यूनिट्स पेपर में आ जाएगा। तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। एंड रिमेंबर कैसे कर सकते हो? बाय अप्लाइंग योर नॉलेज, जो आपने ऊपर पढ़ा है उसके बेसिस पे आप इजिली इसका आंसर्स दे सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट, पहले मैं एक बार मेथड से डील कर लेता हूँ, देन वी विल डील विद द कॉस्ट यूनिट। अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो ट्रांसपोर्ट, आप ऊपर जो भी हमने मेथड्स देखे उनमें से एक बार फिट करके देखिए कि किस में ट्रांसपोर्ट फिट बैठेगा। अब ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस। अगर ट्रांसपोर्ट एक तरह की सर्विस है तो ये बेसिकली सर्विस कॉस्टिंग के अंदर ही जाएगा। सर्विस कॉस्टिंग का दूसरा नाम इज द ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, तो इस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में जाएगा। पावर, पावर भी एक तरह की सर्विस है तो ये भी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का ही मेथड है इसका। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल एंड होटल दोनों ही एक तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, रेंडर कर रहे हैं सर्विसेज, तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर जाएंगे। अब स्टील, अब स्टील जो है आप उसे एक सिंगल प्रोडक्ट की तरह भी एज्यूम कर सकते हैं या फिर इसे एज अ प्रोसेस का पार्ट भी समझ सकते हैं। तो इसके टाइप हो जाएगी, वन इज प्रोसेस कॉस्टिंग या फिर इसे मैं सिंगल कॉस्टिंग के अंदर भी डाल सकता हूँ एज अ मेथड। इसके बाद आता है कॉल। कॉल जो है वो एक एज अ प्रोडक्ट, एज अ सिंगल प्रोडक्ट ही यूज होता है, तो इसे मैं सिंगल कॉस्टिंग की तरह एज अ मेथड दे सकता हूँ। बाईसाइकिल, बाईसाइकिल के अंदर पर भी हमने देखा था, बाईसाइकिल तो हमने डायरेक्टली देख लिया था, मल्टीपल कॉस्टिंग का है क्योंकि यहाँ पर इधर हमारा सिंगल कॉस्टिंग भी लग रहा है प्लस हमारा बैच कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग भी लग रहा है। अच्छा, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, सिंपल एग्जांपल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इंटीरियर डेकोरेशन, अब यहाँ पर इंटीरियर डेकोरेशन, ये आप जब भी अपने घर का डेकोरेशन करवाते हैं तो इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह करवाते हैं तो आपके कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली सारी चीजें होती हैं, तो दैट वन इज अकॉर्डिंग टू द कस्टमर ऑर्डर। यू कैन सी हियर, जो कस्टमर ऑर्डर के बेसिस पे होता है, जो कस्टमर ऑर्डर के बेसिस पे होता है वो हमारा जॉब कॉस्टिंग का पार्ट होता है। तो ये हमारा जॉब कॉस्टिंग के अंदर आएगा। इंटीरियर डेकोरेशन, एडवर्टाइजिंग, ये भी हमारा जॉब कॉस्टिंग के अंदर आएगा। फर्नीचर, जॉब कॉस्टिंग। इसके बाद नेक्स्ट इज ब्रिक वर्क्स, जो ब्रिक होती हैं वो एज अ सिंगल कॉस्टिंग, एज अ प्रोडक्ट इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल रिफाइनरिंग मिल, ऑयल रिफाइनरिंग मिल तो सिंपल सा एग्जांपल हो गया, ऑयल को रिफाइन करना, मतलब अलग 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 प्रोसेसेस होंगे यहाँ पर। ऑयल को रिफाइन करने में ऑयल को अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर आएगा। सिमिलरली शुगर कंपनी के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे, जैसे पहले गन्ना लेंगे, गन्ने के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर जाएगा, उसके बेसिस पे ही हमारा शुगर बन के निकलेगी। इसके बाद नेक्स्ट वन इज टॉय मेकिंग। टॉय मेकिंग बैच कॉस्टिंग का एग्जांपल है, बिकॉज टॉय मेकिंग इज अ स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर।
सीमेंट इज अ सिंगल कॉस्टिंग. रेडियो असेंबलिंग, अब रेडियो को असेंबल करना, रेडियो एज अ सिंगल प्रोडक्ट भी हम देख सकते हैं और इसे हम जॉब और बैच कॉस्टिंग का पार्ट भी ले सकते हैं, तो ये मल्टीपल कॉस्टिंग के अंदर आएगा. अच्छा, शिप बिल्डिंग वही हो गया, रोड, डैम कंस्ट्रक्शन एंड शिप बिल्डिंग, ये तीनों के तीनों हमारे किसके अंदर आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर आते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. एक बार रिकॉल कर लेते हैं जितने भी अभी तक हमने मेथड्स देखे. ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर आएगा. पावर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एज अ सर्विस है, क्योंकि होटल हॉस्पिटल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. स्टील एज अ सिंगल प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं या फिर इसे प्रोसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो प्रोसेस कॉस्टिंग भी हो सकता है, सिंगल कॉस्टिंग भी हो सकता है. कॉल is a single costing. Bicycle, multiple costing. Bridge construction, contract costing. Interior decoration, advertising and furniture. ये सब कुछ जो होता है ना, ये कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली होता है तीनों चीजें, इंटीरियर डेकोरेशन, एडवर्टाइजिंग एंड फर्नीचर, तो इसलिए जॉब कॉस्टिंग का पार्ट है. ब्रिक वर्क्स, ये सिंगल कॉस्टिंग का हो गया. ऑयल रिफाइनरिंग बिल, प्रोसेस कॉस्टिंग. शुगर कंपनी, प्रोसेस कॉस्टिंग. टॉय मेकिंग, टॉय बनाना इज अ स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स, तो इसलिए बैच कॉस्टिंग के अंदर आएगा. सीमेंट, सिंगल कॉस्टिंग. रेडियो असेंबलिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग. एंड शिप बिल्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. अब हम देखते हैं कॉस्ट यूनिट्स. तो अगर मैं ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट यूनिट बात करें, ऊपर हमने कॉस्ट यूनिट देखी थी, जो अभी एक क्वेश्चन ऊपर आया था, हमने उधर कॉस्ट यूनिट्स देखी थी. ट्रांसपोर्ट की क्या थी, पैसेंजर किलोमीटर या टन किलोमीटर थी. पावर की हमने किलोवाट आवर देखी थी. होटल की हमने रूम डेज देखा था, हॉस्पिटल पेशेंट डेज. स्टील का हमने टन देखा था, और कॉल का भी टन ही होता है. फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बाईसाइकिल है. बाईसाइकिल नंबर, कितने नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स है. अच्छा, ब्रिज कंस्ट्रक्शन. अब मैं एक चीज बता दूं, जो भी चीज हमारी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, जो हमारी मेथड होता है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, उसकी जो कॉस्ट यूनिट होती है वो हमेशा प्रोजेक्ट्स में होती है. यस, उसकी जो कॉस्ट यूनिट होती है वो प्रोजेक्ट होती है. तो कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हो, जैसे शिप बिल्डिंग है, शिप बिल्डिंग एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का टाइप है, तो इसकी जो कॉस्ट यूनिट होगी वो भी प्रोजेक्ट ही है. और जो मेरी जॉब कॉस्टिंग से रिलेटेड चीजें होती हैं, उनकी मेनली हमेशा नहीं, मेनली असाइनमेंट होती है एज अ कॉस्ट यूनिट. लेकिन फर्नीचर की जैसे आप नंबर देख सकते हो, तो मेनली असाइनमेंट ही होती है एज अ कॉस्ट यूनिट. एंड अगर मेरी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मेथड है, तो उसकी जो कॉस्ट यूनिट होगी वो मेरी प्रोजेक्ट होती है. और जॉब कॉस्टिंग ही मेनली, एक्सेप्ट इन सर्टेन सिचुएशंस, असाइनमेंट एज अ कॉस्ट यूनिट होती है. ब्रिक वर्क्स, सिंगल कॉस्टिंग. अच्छा, ब्रिक वर्क्स को हम 1000 ब्रिक्स भी देख सकते हैं. हमने ऊपर 1000 ब्रिक्स भी एज अ देखा था, 1000 ब्रिक्स भी इसकी कॉस्ट यूनिट हो सकती है, या फिर पर यूनिट की तरह भी हम देख सकते हैं. ऑयल रिफाइनरी मिल, बैरल, टन या लीटर. अच्छा, इसके बाद शुगर कंपनी टन, टॉय मेकिंग यूनिट्स, एंड सीमेंट टन, एंड रेडियो सैम्पलिंग यूनिट्स के अंदर. ओके, तो ये थी हमारे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. ये डिफरेंट मेथड्स हमने देखे, प्रोसेस कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग. These are the different methods of costing. And the last question of this chapter, after this your chapter will end. This question is, what are the different techniques of costing? Even आप techniques भी पढ़ेंगे costing के. ये चलते हैं आपके सिलेबस की तरफ. मैं अगर आपके सिलेबस की तरफ आपको दिखाया जाए, तो आपके सिलेबस में जो आपका 13, 14 एंड 15 चैप्टर है, दीज आर द टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग. जो चैप्टर नंबर आपका 8 से लेकर 12 तक के चैप्टर है, ये आपके कवर करते हैं रिगार्डिंग different methods of costing. And chapter number 13 से लेकर 15 तक के, these are the different techniques of costing. Yes, ये सारे आपके कवर करते हैं different techniques of costing, इसके अंदर हमारी आती हैं. ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या different टेक्निक्स हैं कॉस्टिंग की. तो हमने 3 तो इधर से ही देख ली थी. एक हमने देखा था हमारे सिलेबस के अंदर है मार्जिनल कॉस्टिंग है, हमारे सिलेबस के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, और हमारे सिलेबस के अंदर हमने बजट कॉस्टिंग भी देखी है. ठीक है, बजट कॉस्टिंग को हम वेरिएंस एनालिसिस में इसमें ले लिया, क्योंकि बजट का काम ही क्या होता है, बजट आप इसलिए बनाते हो ताकि आप वेरिएंसेस निकाल सकें. ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग. यूनिफॉर्म कॉस्टिंग टेक्निक क्या होती है, इसके अंदर हर जितनी भी एक इंडस्ट्री है, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, जैसे कार इंडस्ट्री है, तो कार इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी कार इंडस्ट्री है, वो सारी एक ही टाइप ऑफ कॉस्टिंग का मेथड अडॉप्ट करें. दो नंबर ऑफ फर्म्स अगर सेम सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग मेंटेन करें ना, सेम कॉस्टिंग सिस्टम अगर वो अडॉप्ट करें, तो इस चीज को यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, आप इजीली कंपेयर कर सकेंगे. मेन पर्पस ऑफ दिस, आप इजीली कंपेयर कर सकेंगे परफॉर्मेंस, सबकी परफॉर्मेंस को आप इजीली कंपेयर कर सकेंगे, क्योंकि वो एक ही कॉस्ट सिस्टम मेंटेन कर रही है. तो दैट इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग. मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर क्या करते हैं, मैंने बताया था मार्जिनल इज अ चेंज, जो चेंज होता है आउटपुट के अंदर. तो यहाँ पर मैं असरटेनमेंट करता हूँ कॉस्ट की बाय डिफरेंशिएट. मैं डिफरेंशिएट करता हूँ वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को, दोनों को डिफरेंशिएट कर लेता हूँ. यस, मैं डिफरेंशिएट करता हूँ बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट.
ये होता है मार्जिनल कॉस्टिंग एज अ टेक्निक। इसके बाद है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये मैंने बताया था मैनेजमेंट का एक एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड होता है। दीज आर द प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, जो पहले से एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड आपने अडॉप्ट कर दिया होगा, एंड देन आप एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड, एंड आप वेरिएंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। नेक्स्ट इज योर हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल जो कॉस्ट इंकर हो चुकी है, इसका दूसरा नाम हमने संक कॉस्टिंग भी देखा था एक जगह। संक कॉस्टिंग आर द कॉस्ट विच आर हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन इसका कोई डिसीजन मेकिंग में इतना कुछ ज्यादा रोल नहीं होता। तो ये वो यहाँ पर असर्टेनमेंट वो कॉस्ट की करते हैं आफ्टर दे हैव इंकर्ड, जब कॉस्ट हो चुकी है उसके बाद हम कॉस्ट का असर्टेनमेंट कर रहे हैं ना। डायरेक्ट कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम सारी जो भी डायरेक्ट खर्चे हैं, लाइक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको हम चार्ज कर लेते हैं सारे ऑपरेशंस के ऊपर, और सारे इनडायरेक्ट खर्चों को हम छोड़ देते हैं। हम केवल डायरेक्ट खर्चों को ही बस प्रोडक्ट में कंसीडर करते हैं। इनडायरेक्ट खर्चों भाड़ में जाओ तुम, इनडायरेक्ट खर्चे भाड़ में जाएंगे, हम केवल डायरेक्ट खर्चों को ही कंसीडर करेंगे। वो चीज कहती है डायरेक्ट कॉस्टिंग। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम चार्ज करते हैं सारी कॉस्ट को, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल हो, सारी कॉस्ट को हम चार्ज करेंगे ऑपरेशंस में, प्रोडक्ट्स में। मतलब मैं डायरेक्ट कॉस्ट भी लूंगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लूंगा, मैं सारी कॉस्ट को लगाऊंगा। जबकि डायरेक्ट कॉस्ट में केवल मैं डायरेक्ट कॉस्ट को ही चार्ज करूंगा टू द प्रोडक्ट, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर मैं चाहे मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है चाहे मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, मैं सारी कॉस्ट को चार्ज करूंगा प्रोडक्ट के ऊपर। तो टेक्निक्स क्या क्या हो गई, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग हो गई। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के अंदर सारी फॉर्म्स सेम सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग मेंटेन करती हैं। नेक्स्ट हमने, ताकि इजी हो रहे कंपैरिजंस के लिए, नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कॉस्ट को डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड द वेरिएंस एनालिसिस। इसके अंदर हमारे स्टैंडर्ड ज्यादा प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड होते हैं, एंड हम वेरिएंसेस निकालते हैं बाय कंपेयरिंग। ओके, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग जो हमने पहले से एडवांस में कॉस्ट हो चुकी है, उसके बाद हम उसको असर्टेन कर रहे हैं। इसके बाद डायरेक्ट कॉस्टिंग केवल डायरेक्ट खर्चों को ही असाइन करेंगे प्रोडक्ट में। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर चाहे वो डायरेक्ट खर्चा हो चाहे वो इनडायरेक्ट खर्चा हो, दोनों खर्चों को हम असाइन करेंगे टू द प्रोडक्ट। ओके, now there are certain practical problems regarding this chapter. Let us look all the practical problems. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, पेपर में किस तरीके से आ सकते हैं, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। स्टेट द यूनिट ऑफ कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग इंडस्ट्री। ट्राई टू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ट्रांसपोर्ट की आप कॉस्ट यूनिट बताइए मेरे को। यस, पैसेंजर किलोमीटर। आवर की किलोवाट आवर। होटल की हमारी क्या थी, रूम डेज। हॉस्पिटल पेशेंट डेज, स्टील टन। ओके, देन ऑटोमोबाइल नंबर। तो दीज आर द कॉस्ट यूनिट। नाउ आपका टाइप ऑफ कॉस्ट आइडेंटिफाई करना है। चलिए करते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल नॉट इन्वॉल्विंग एनी कैश आउटले। आप इंटरेस्ट अपनी खुद की कैपिटल पे कर रहे हैं और यहाँ पर कोई भी कैश आउटले नहीं हो रहा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर देखा था, क्या थी ये, इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट में एग्जांपल भी हमने देखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, नेक्स्ट इज विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बैंक डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग न्यू मशीन। आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं ताकि आप नई मशीन खरीद सकें। अब ये सोचो कौन सा टाइप ऑफ कॉस्ट हो गई है। अब आप बैंक से रुपए निकाल रहे हैं, सपोज आप उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, तो आप एक सेक्रीफाइस कर रहे हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ द सेक्रीफाइस मेड फॉर द परचेजिंग ऑफ द न्यू मशीनरी ना। तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस आप यहाँ पर मेड कर रहे हैं। रेंट पेड फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग विच इज टेम्परेरी क्लोज्ड। अब टेम्परेरीली वो बिल्डिंग बंद है और तब भी आप रेंट पे कर रहे हो, सिंपल एग्जांपल ऑफ शटडाउन कॉस्ट। कॉस्ट एसोसिएटेड विद एक्विजिशन एंड कन्वर्जन ऑफ मटेरियल इनटू फिक्स्ड कॉस्ट। ये तो बिल्कुल डायरेक्टली डिटो लाइन आ गई जो हमने पढ़ी थी। एक्विजिशन से रिलेटेड जो कॉस्ट हो गई और कन्वर्जन ऑफ मटेरियल इनटू फिक्स्ड प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्ट कॉस्ट। चलिए देख लेते हैं, हमारे सारे आंसर सही हैं। इंप्यूटेड, अपॉर्चुनिटी, शटडाउन और प्रोडक्ट कॉस्ट। ओके, नाउ मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग आपको आइडेंटिफाई करना है। वेयर ऑल द कॉस्ट आर डायरेक्टली चार्ज इनटू स्पेसिफिक जॉब। स्पेसिफिक जॉब पे आप कॉस्ट असाइन कर रहे हो, जॉब कॉस्टिंग इज द मेथड। Where all the costs are directly charged into group of product. Group of products पे आप cost को लगा रहे हो। Group of products पे अगर मैं cost को लगाता हूँ तो वो मेरी क्या आएगी, is the batch costing. Where the cost is assigned for a single product, single costing या unit costing कह लो या output costing कह लो। Where the nature of product is complex, बहुत complex nature है और cost को आप ascertain नहीं कर सकते। तो कॉम्प्लेक्स नेचर अगर हो जाता है तो वो हमारे मल्टीपल कॉस्टिंग के अंदर आएगी। चलिए देख लेते हैं, हमारे सारे आंसर्स बिल्कुल सही हैं। ओके, नाउ आपको मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग बताने हैं। ऑयल रिफाइनरी प्रोसेस कॉस्टिंग, बाइसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग मल्टीपल कॉस्टिंग, इंटीरियर डेकोरेशन
कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, कस्टमर की स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली होगा, तो ये जॉब कॉस्टिंग आ गया। एयरलाइन कंपनी, दिस इज अ सर्विस, ये सर्विस रेंडर करते हैं, तो ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एज अ मेथड होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है ये मेथड्स है ऑफ कॉस्टिंग, ये हम सारे कर चुके हैं ऊपर। ट्रांसपोर्ट हमने देख लिया था, ट्रांसपोर्ट क्या क्या था हमारा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग था। स्टील हमारा आउटपुट कॉस्टिंग था। इंटीरियर डेकोरेशन हमारा जॉब कॉस्टिंग। ऑयल रिफाइनिंग मिल प्रोसेस कॉस्टिंग। रेडियो सैम्पलिंग मल्टीपल कॉस्टिंग। पावर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। कॉल हमारा था इज द सिंगल कॉस्टिंग। एडवर्टाइजिंग हमारा था ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। शुगर कंपनी हमारा क्या था, शुगर कंपनी सॉरी एडवर्टाइजिंग इज जॉब कॉस्टिंग, यस एडवर्टाइजिंग जॉब कॉस्टिंग था। शुगर कंपनी हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग था। शिप बिल्डिंग हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग था। होटल हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग था। हॉस्पिटल हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग था। बाइसाइकिल हमारा क्या था, मल्टीपल कॉस्टिंग। ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। फर्नीचर हमारा था जॉब कॉस्टिंग। ब्रिक वर्क्स हमारा था सिंगल कॉस्टिंग। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टॉय मेकिंग बैच कॉस्टिंग, स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली है ना ये। सीमेंट हमारा था सिंगल कॉस्टिंग। इसके बाद नर्सिंग होम एक तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। मतलब ये सब कुछ पढ़ लिया था, बस एक नर्सिंग होम आई थिंक ऊपर वाले से नया था। ये सारे के सारे हमने जितने भी मेथड्स थे जब हमने ये सारे देखे थे, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम यही सारी चीजें हैं। दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस ओनली। यस, सो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर इज ओवर। यस, ये चैप्टर हमारा ओवर हो गया। एंड एक बार हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं, अभी तक हमने पूरे चैप्टर में जो भी पढ़ा है हम फास्ट ट्रैक मैनर में सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। देन टुमारो वी विल मूव टू अवर अनदर चैप्टर विच इज अवर मटेरियल कॉस्टिंग वाला चैप्टर। और कल आपको कैलकुलेटर्स भी लेके आने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पर आपको कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेंगी। कल से हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू होगा। ये चैप्टर इज द थियोरेटिकल पोर्शन वाला चैप्टर, लेकिन अब जो आपके चैप्टर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे चैप्टर्स आर द प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चैप्टर्स। यस, तो अब सारा का सारा प्रैक्टिकल आएगा, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी पोर्शंस चलेंगे सारे चैप्टर्स के अंदर। तो आपको अभी तक तो थ्योरी की आदत हो गई होगी, 2 दिन में थ्योरी हमने की है, लेकिन ये थ्योरी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट का बेस ही नहीं पता, आपको सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी, तो आगे आपको दिक्कत आएगी। चलिए एक बार फास्ट ट्रैक मैनर में इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। 15 मिनट्स में हमारा टारगेट है, हम 15 मिनट्स में पूरा का पूरा इस चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा है फास्टली रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, Introduction to Cost and Management Accounting. Question number 1. Definition है certain terms की. Cost क्या होता है? Cost refers to amount of money that the company spend on the creation and production of goods and service. Costing is defined as a technique and process of ascertaining cost. Cost accounting is process of accounting for cost that begins with the recording of income and expenditure and with the preparation of periodical statement and reports for ascertaining and controlling cost. Cost accountancy is the application of costing and cost accounting principles, methods, and techniques to the art, science, and practice of cost control and ascertainment of profitability. Management accounting is application of the accounting and financial management to create, protect, preserve, and increase the value of the stakeholders in order to take the decision making. Cost management is application of the management accounting principles, concepts, methods of analysis, collection, presentation of data, ताकि मेरे को provide कर सके information needed to plan, monitor, and control cost. What are the objectives of cost accounting? Cost ascertainment, determination of selling price and profitability, cost control, cost reduction, and decision making. Okay, what is the difference between cost control and cost reduction? Which one? This is cost control emphasis on the past, and ये emphasis करता है on the present and future. This one is preventive function, this one is corrective function. यहाँ पर cost control and हो जाएगा whenever targets are achieved and it has no visible ands. Okay. Next is what is the scope of cost accounting? Costing, cost accounting, cost analysis, cost comparison, cost control, cost report, and statutory analysis, statutory compliances. Okay, differentiate between cost accounting and management accounting. Cost accounting records quantitative aspect and it records both qualitative as well as quantitative aspect. This objective is ascertainment of cost for the purpose of cost control and decision making, जबकि यहाँ पर planning and coordination के लिए information provide करता है. Area किसका wider है? Management accounting. अच्छा, rules and regulations are followed in the cost accounting, recording of data, past and present information, और यहाँ पर future information record होती है. Financial accounting and cost accounting. Objective of financial accounting, financial performance. यहाँ पर ascertainment of cost for the purpose of decision making and cost control. Recording of data, वहाँ historical data record हो रहा है, यहाँ पर हमारा historical and predetermined cost, दोनों cost record हो रही है. Users of information are shareholders, creditors, financial analysts and government, और यहाँ पर internal management users होती हैं. Time period फॉर ईयर बनाते हैं, ये एनी पीरियड ऑफ टाइम बना सकते हैं. प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेट फॉर्मेट है, यहाँ एज सच कोई सेट फॉर्मेट नहीं है. अच्छा, व्हाट आर द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट? रोल IPC, इंफॉर्मेशन
Yes, it provides relevant information for decision making. P is for planning, measurement, performance and performance evaluation and controlling, and C is for cost allocation. Okay, what are the functions of cost and management accountant? Cost collecting, analyze, assigning, set budget करता है और provisions बनाता है for decision making. अच्छा, वो are the users of cost and management accountant? सबसे पहले तो इंटरनल यूजर्स कौन से हैं? मैनेजर्स, ऑपरेशन लेवल स्टाफ्स एंड एम्प्लॉइज. और एक्सटर्नल यूजर्स आर रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ऑडिटर्स, शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स. अच्छा, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम? इन्फॉर्मेटिव एंड सिंपल होना चाहिए, एक्यूरेट ऑथेंटिक होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और मैनेजमेंट का ट्रस्ट होना चाहिए सिस्टम के ऊपर. ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच यू नीड टू बी कंसीडर्ड बिफोर इंस्टॉलिंग अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम? आपको एक तो ऑब्जेक्टिव देखना है कि आपको कॉस्ट कंट्रोल करना है, प्राइस को फिक्सेशन करना है, देन आपको नेचर ऑफ बिजनेस देखना है, देन आपको ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की को देखना है, प्रोडक्ट को जानना है, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन प्रोसेस को जानना है, इन्फॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन, इन्फॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स एंड आपको साथ ही साथ मेथड देखना है कि किस तरीके से आप मेंटेनेंस कर रहे हो कॉस्ट रिकॉर्ड्स का, इंटीग्रेटेड कर रहे हो या नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो कर रहे हो, एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को देखना है. व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ आईटी ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम? एक तो इसने इंटीग्रेशन किया डिफरेंट फंक्शनल एक्टिविटीज का, हम पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं. इसने रिसोर्स प्रोक्योरमेंट है और हम कॉस्ट इन्फॉर्मेशन टाइमली मैनर में मिल जाती है, यूनिफॉर्मिटी है, रियल टाइम बेसिस, और इसने एलिमिनेट किया नॉन वैल्यूड एडेड एक्टिविटीज को. Okay, what is cost object? Cost object is a specific or particular object for which separate measurement of cost is required. Okay, cost unit is a unit of a particular cost object. Okay, देन हमने डिफरेंट कॉस्ट यूनिट्स देखी थी. इसके बाद नेक्स्ट हमारे कॉस्ट ड्राइवर है. कॉस्ट ड्राइवर इज द फैक्टर और वेरिएबल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच अफेक्ट द लेवल ऑफ कॉस्ट. ओके, बट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स आर ऑल द सेंटर्स जिसकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड अथॉरिटी होती है, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स कहते हैं. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंक्रेंस ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. चार तरह के होते हैं ये: कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर. कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं? कॉस्ट सेंटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रेंस ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट इसके कंट्रोल के अंदर भी होती है. ओके, ये दो तरह के होते हैं. वन इज स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर एंड वन इज डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर. स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर के अंदर इनपुट आउटपुट रेशियो है स्पेसिफाइड, जबकि डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर के अंदर इनपुट आउटपुट रेशियो इज नॉट स्पेसिफाइड. ओके, यहाँ पर हमारा आउटपुट को हम मेजर कर सकते हैं, यहाँ पर हम आउटपुट को फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, जैसे एडवर्टाइजमेंट एंड R&D के खर्चे. इसके बाद नेक्स्ट इज रेवेन्यू सेंटर. रेवेन्यू सेंटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रेंस फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, लेकिन ये कुछ खर्चे भी कर सकते हैं जैसे सेल्स कमीशन. ओके, जैसे सेल्स कमीशन कर सकते हैं इसका. इसके बाद नेक्स्ट इज प्रॉफिट सेंटर. प्रॉफिट सेंटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर. इन्वेस्टमेंट सेंटर की जो परफॉर्मेंस होती है दिस इज बेस्ड ऑन द मेजर्स ऑफ ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे मिनी रतन, महारतन, PSUs हमने एग्जांपल देखे थे इसके. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम? एक तो एक्सपेंसिव है क्योंकि एडिशनल मैन पावर चाहिए, इधर रिकंसिलेशन की जरूरत है, रिकंसिलेशन कर रहे हैं तो इससे डुप्लीकेसी होगा काम का, एंड यहाँ पर ये इनएफिशिएंट है. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इटसेल्फ डज नॉट कंट्रोल कॉस्ट, लेकिन इसकी यूसेज ही कॉस्ट करती है कंट्रोल को. फिर इसके बाद कॉस्ट क्लासिफिकेशंस देखी. कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और एलिमेंट मेरे को बताओ. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स. ओके, डायरेक्ट मटेरियल क्या था? डायरेक्ट वाली सारी चीजें क्या थी जो इकोनॉमिकली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल जिसको इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे क्लॉथ इन मेकिंग शर्ट. इन डायरेक्ट एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय जिसकी कॉस्ट को इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे जो भी हमारे वर्कर्स एक्चुअल प्रोडक्शन के अंदर एंगेज है. इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, जैसे हायर चार्जेस. इसके बाद हमने इनडायरेक्ट मटेरियल देखा. इनडायरेक्ट मटेरियल आर ऑल द एक्सपेंसेस जिसको हम इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, वो मटेरियल के खर्चे और जो फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होता है. जैसे हमने इसका एग्जाम्पल दिया था स्टोर्स फॉर कीपिंग मशीनरी. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था इनडायरेक्ट लेबर. इनडायरेक्ट लेबर के अंदर आपको वो टांगे वाला याद आया होगा या फिर वो भैया याद आया होगा, फॉरमैन या सुपरवाइजर की सैलरी का एग्जांपल याद आया होगा. मतलब वो लेबर जिसको हम इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस व्हिच आर अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस. उन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, जैसे फैक्ट्री का रेंट और फैक्ट्री के रेट्स. ओवरहेड इज द एग्रीगेट, मतलब एडिशन ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. और अगर मैं सारी डायरेक्ट वालों को ऐड कर दूं तो वो मेरी बन जाएगी प्राइम कॉस्ट. और ओवरहेड्स को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं. प्रोडक्शन ओवरहेड जिसे हम वर्क ओवरहेड भी कहते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहते हैं. यस, प्रोडक्शन को मैं वर्क ओवरहेड भी कहता हूँ या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहता हूँ. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऑफिस से रिलेटेड खर्चे होते हैं. एंड नेक्स्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स.
तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट. नाउ कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी. वेरिएबल कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी विद द चेंज इन आउटपुट, मतलब विच इज अफेक्टेड बाय द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी. जैसे रेंट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट जिसके अंदर फिक्स्ड भी है प्लस वेरिएबल कंपोनेंट दोनों है. कैसे निकालेंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालो, चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट्स, एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ओके, नाउ कॉस्ट क्लासिफिकेशन मेथड्स क्या है फॉर सेग्रीगेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. सबसे पहले तो हमारे पास फर्स्ट मेथड इज योर ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड के अंदर हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे अपनी आउटपुट को और वाई एक्सिस पे हम कॉस्ट को प्लॉट करेंगे. देन हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालेंगे और जो वाई एक्सिस का इतना वाला जो पोर्शन है हमारा जहां पर ये लाइन टच कर रही है उतना पोर्शन इज अवर फिक्स कॉस्ट, एंड फिक्स कॉस्ट की मदद से हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं. नेक्स्ट इज हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड. इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकाल लेते हैं, चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन सेल्स. एनालिटिकल मेथड, इसमें हम हमारे जो एक्सपीरियंस कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं वो जज कर लेते हैं कि कितना परसेंटेज हमारा फिक्स्ड है एंड कितना परसेंटेज हमारा वेरिएबल कॉस्ट है. इसके बाद नेक्स्ट इज कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड. यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट. लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम फाइंड आउट करते हैं द लाइन ऑफ बेस्ट फिट. जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस c. y इज अवर टोटल कॉस्ट, m क्या था? इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एंड x is volume of output, and c जो चेंज नहीं हो रहा that is fixed cost. Okay, फिर इसके बाद कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट. कंट्रोलेबल कॉस्ट जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, यस, बाय अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर इन प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सेंटर, उसे कंट्रोलेबल कॉस्ट कहते हैं. जिसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. अनकंट्रोलेबल कॉस्ट जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे एक्सपेंडिचर जो भी मैंने टूल रूम के लिए किया है. ठीक है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मैलिटी. वो सन वाला एग्जांपल याद आया होगा, इवेपोरेशन हुआ, वो कॉस्ट तो होनी है. दैट वन इज द नॉर्मल कॉस्ट, एंड एबनॉर्मल कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच इज इन एडिशन टू नॉर्मल कॉस्ट. वो हमारी एबनॉर्मल कॉस्ट होती है. इसको हम कहाँ चार्ज करते थे? मैंने बताया था इन द कॉस्टिंग P&L अकाउंट में. नाउ कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग. सबसे पहली थी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट. प्री डिटरमाइंड कॉस्ट इज द दैट कॉस्ट व्हिच इज कंप्यूटेड इन एडवांस. स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो मैनेजमेंट के एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हमने कॉस्ट को निकाला है. मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट. एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड वन इज द एक्सपेक्टेड कॉस्ट. डिफरेंशियल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट इज द चेंज ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस और मेथड ऑफ प्रोडक्शन. इंप्यूटेड कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट दीज आर द नॉशनल कॉस्ट, मतलब जिसके अंदर कोई आपका कैश आउटले नहीं हो रहा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इसके बाद नेक्स्ट इज कैपिटलाइज्ड कॉस्ट. कैपिटलाइज्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो इसे हम इनिशियली ट्रीट करते हैं एज अ एसेट. यस, इनिशियली एसेट ट्रीट किया, बाद में उसे एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन. प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच इज एसोसिएटेड विद एक्विजिशन. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी इज द वैल्यू ऑफ सैक्रिफाइस जो आपने मेड किया है और द वैल्यू ऑफ द अपॉर्चुनिटी व्हिच यू हैव फॉरगॉन. नेक्स्ट इज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जिसमें कैश आउटले होगा, एंड जिसमें कैश आउटले नहीं हो रहा है दैट वन इज द इंप्यूटेड कॉस्ट. ओके, नेक्स्ट इज शटडाउन कॉस्ट, जो टेम्परेली अपना बिजनेस बंद है तब भी वो कॉस्ट इंकर हो रही है, जैसे रेंट और डेप्रिसिएशन का खर्चा. संक कॉस्ट, संक कॉस्ट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसका कोई भी रोल नहीं होता डिसीजन मेकिंग में. एब्सोल्यूट कॉस्ट, एब्सोल्यूट कॉस्ट इज कॉस्ट इन टोटलिटी, दिस इज कॉस्ट इन टोटो. ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्रिशनरी कॉस्ट. डिस्क्रिशनरी कॉस्ट जिसमें इनपुट आउटपुट रेशियो इज नॉट स्पेसिफाइड, यहाँ पर आप आउटपुट को मेजर नहीं कर सकते इन द फाइनेंशियल टर्म्स में. नेक्स्ट इज पीरियड कॉस्ट, सारी की सारी हमारी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पीरियड कॉस्ट होती है. ओके, नेक्स्ट इज इंजीनियर कॉस्ट. इंजीनियर कॉस्ट में हमारे पास क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट के बीच का डिफरेंस. हाँ जी, कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है? एक्सप्लिसिट. कौन सी नहीं होती? इम्प्लिसिट. अच्छा, अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्सप्लिसिट को हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहते हैं. एक्सप्लिसिट कॉस्ट दीज आर आल्सो नोन एज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जहां पर कैश आउटले हो रहा है. इम्प्लिसिट कॉस्ट में कोई कैश आउटले नहीं होता है, यहाँ कोई इमीडिएट कैश पेमेंट नहीं होती है. ओके, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग? मेथड्स कौन से थे हमारे पास? जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग. जॉब कॉस्टिंग, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ईच जॉब इज असर्टेन सेपरेटली, ये कस्टमर ऑर्डर के बेसिस पे होता है. बैच कॉस्टिंग, जहां पर स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑर्डर्स होते हैं, जैसे टॉय मेकिंग हमने देखा था. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यहाँ हर कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट हम अलग से निकालते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा. सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ सिंगल प्रोडक्ट इज असर्टेन्ड. प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग इज द कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग each stage of work is ascertained, जैसे कॉस्ट ऑफ मेकिंग पल्प एंड कॉस्ट ऑफ मेकिंग पेपर अलग अलग. इसके बाद नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. ऑपरेटिंग को हम सर्विस कॉस्टिंग भी कहते हैं.
ओके, नेक्स्ट इज मल्टीपल कॉस्टिंग, जहां कॉम्बिनेशन रहे टू और मोर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग का। जैसे फर्म मैन्युफैक्चर करती है बाइसाइकिल्स, बाइसाइकिल को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक आपका सिंगल कॉस्टिंग भी लग रहा है प्लस आपका बैच कॉस्टिंग भी लग रहा है। ओके, नाउ डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, एक बार इन सबको रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज ये सारे एग्जांपल्स लास्ट क्वेश्चन में भी थे। ट्रांसपोर्ट, जिसमें मेथड रिकॉल करवा रहा हूँ, यूनिट्स आप खुद कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, पावर ऑपरेटिंग, हॉस्पिटल ऑपरेटिंग, होटल ऑपरेटिंग, स्टील प्रोसेस और सिंगल कॉस्टिंग, कॉल सिंगल कॉस्टिंग, बाइसाइकिल मल्टीपल कॉस्टिंग, ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इंटीरियर डेकोरेशन, एडवर्टाइजमेंट एंड फर्नीचर कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली होता है तो इसलिए जॉब कॉस्टिंग के अंदर आएगा। ब्रिक वर्क सिंगल कॉस्टिंग, ऑयल रिफाइनरी मिल प्रोसेस कॉस्टिंग, शुगर कंपनी प्रोसेस कॉस्टिंग, टॉय मेकिंग स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर बैच कॉस्टिंग, सीमेंट सिंगल कॉस्टिंग, रेडियो सैम्पलिंग मल्टीपल कॉस्टिंग एंड शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अच्छा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग? तो डिफरेंट टाइप्स के अंदर सबसे पहले ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मतलब जितनी भी फॉर्म्स है उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में, जैसे कार इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ फॉर्म्स है वो सेम सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग फॉलो कर रही हैं, तो कंपैरिजन के लिए इजी हो जाएगा। दैट वन इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग, यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं जो हमारा एक्चुअल है उसके साथ उसे कंपेयर करते हैं एंड वेरिएंस एनालिसिस करते हैं और देन वी विल फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, जो कॉस्ट ऑलरेडी इंकर हुई है उसके बाद उस कॉस्ट को असर्टेन करेंगे। डायरेक्ट कॉस्टिंग, केवल और केवल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट को ही इंकर करेंगे प्रोडक्ट में। एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो उसी को कंसीडर करेंगे, दोनों को कंसीडर करेंगे। जबकि डायरेक्ट कॉस्टिंग के अंदर सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को तो हम लीव कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। इसी के साथ ही हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो चुका है। So tomorrow we will start with the next topic, which is material costing. Please subscribe to the channel in order to get more such content. I will cover whole of your CA intermediate costing syllabus. इससे पहले मैं एक बार आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल की तरफ ले जाते हैं, जिससे आपको थोड़ा क्लैरिटी ऑफ माइंड हो जाएगा रिगार्डिंग द सिलेबस। इंस्टीट्यूट की साइट से हमने सब कुछ कवर कर लिया। टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूट की जो भी बुक्स है उसके अकॉर्डिंगली हमारा सिलेबस हुआ है या नहीं, तो ये मैं इंस्टीट्यूट की साइट पे जा रहा हूँ एंड देख रहे हैं कि हमने कुछ इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ हो रहा तो नहीं है रिगार्डिंग द सिलेबस, बिकॉज ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। सो ये आपकी मैंने बुक ओपन किया एंड यहाँ पे चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर। सो आप देख सकते हैं सबसे पहले इन्होंने ऑब्जेक्ट कॉस्टिंग डिफरेंट डेफिनेशंस दे रखे हैं, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स कवर कर रखे हैं, सेम ऑब्जेक्टिव्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। देन इन्होंने डिफरेंस दे रखा है बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। देन स्कोप दे रखा है ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस थिंग। डिफरेंस देख लिया हमने कॉस्ट अकाउंटिंग एंड वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन हमने रोल्स एंड फंक्शंस भी देख लिया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के। देन यूजर्स भी देख लिया हमने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के। देन हमने एसेंशियल्स भी देख लिए डिफरेंट गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ट्रस्ट होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव, सिंपल, एक्यूरेट, यूनिफॉर्मिटी, इंटीग्रेटेड, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर हमने फैक्टर्स भी देख लेते बिफोर इंस्टॉलिंग अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। देन हमने नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, क्या होता है वो भी हमने कवर अप कर लिया है। एंड आप देख सकते हैं ये सारे के सारे हमने एग्जांपल्स कवर कर लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हमने देख लिए, डिफरेंट लिमिटेशंस देख ली बिल्कुल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट देख ली है। इवन आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं, मैं डायग्राम एक बार आपको दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा और क्लैरिटी होगी इस डायग्राम से जो इन्होंने बना रखा है। तो आप देख सकते हो ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, इन्होंने 3 पार्ट्स में कॉस्ट को बांट रखा है, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस। एंड मटेरियल के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और अदर एक्सपेंसेस के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और तीनों इनडायरेक्ट को अगर मैं ऐड करूं तो वो मेरा ओवरहेड बन जाएगा, और अगर मैं तीनों डायरेक्ट को ऐड करता हूं तो वो मेरा प्राइम कॉस्ट बन जाता है। और ओवरहेड्स को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं टू प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। यस, इसके बाद जो नेक्स्ट है डिफरेंट बाय फंक्शंस के बेसिस पे हमने देख लिया। देन हमने ये इन्होंने डिफरेंट थिंग्स दे रखी हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशंस दिखाना चाहता था रिगार्डिंग द डिफरेंट सेग्रीगेशन मेथड्स। कहीं ये ऐसे इलस्ट्रेशन के चांसेस कम ही होते हैं these टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशंस, बट वी विल आल्सो सी। तो इन्होंने ये सेग्रीगेशन कर रखा है फिक्स्ड इनटू वेरिएबल कॉस्ट, आप देख भी सकते हो। ये हाईएस्ट वॉल्यूम एंड लोएस्ट वॉल्यूम का हमें दे रखा है, सेल्स वॉल्यूम दे रखा है, टोटल कॉस्ट दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड लगेगा। एंड व्हाट इज अ
फॉर्मूला ऑफ हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड, वेरिएबल कॉस्ट, आप वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकाल लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स वैल्यू। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, 72,000 माइनस 60,000, द चेंज इज 12,000 एंड 140 माइनस 80,000, चेंज इन 60,000। तो हम 12,000 को डिवाइड कर देंगे विद 60,000 एंड आई विल गेट यस 12,000 को अगर मैं 60,000 से डिवाइड कर दूंगा, आई विल गेट 20% ऑफ द सेल्स वॉल्यूम। 20% ऑफ द सेल्स वॉल्यूम मेरे को मिल गया, या 1/5 जो भी मिला है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा विद द सेल्स वॉल्यूम एट द हाईएस्ट लेवल, तो मेरे पास कितना आ रहा है 28,000। तो ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आ गया। मैं फिक्स कॉस्ट निकाल लूंगा, मेरे पास टोटल कॉस्ट तो आई 72,000, उसमें से मैंने माइनस कर लिया 28,000, आई विल गेट द फिक्स कॉस्ट। और अल्टरनेटिवली वी कैन गेट द वेरिएबल कॉस्ट, दैट्स योर चॉइस। ठीक है, इसके बाद ये एनालिटिकल मेथड इन्होंने दे रखा है। जैसे सपोज लास्ट 2 मंथ्स टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमारी 3,000 है। डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी मतलब एज ए एक्सपेक्टेड जो आपका कॉस्ट अकाउंटेंट है उसने कहा 70% मेरे को लगता है वेरिएबल कॉस्ट है, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट इसका 3,000 का 30% निकाल 70% निकाल लीजिए। 2,100 विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट एंड द रिमेनिंग 900 विल बी योर फिक्स कॉस्ट। Next is comparison by period or level of activity method. They have just given a simple example of this change in cost by change in output. तो आप देख सकते हो चेंज इन कॉस्ट इन्होंने निकाल लिया, 40 डिवाइड कर देंगे विद द चेंज इन आउटपुट, तो 1 इज योर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एंड इसके बेसिस पे हम सिंपली निकाल लेंगे, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट इज लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर हम देखते हैं, तो यहाँ पर मेरे को फॉर्मूला हमने देखा था y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ पर मेरे को कुछ कैपेसिटी दे रखा है 60 और 80% पे, एंड मेरे को वॉल्यूम दे रखा है 150 200 एंड सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस मेरे को दे रखे हैं 1200 एंड 1275। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला को जस्ट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, y इज योर टोटल कॉस्ट, तो योर टोटल कॉस्ट इज 1200 इज इक्वल टू m इज योर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा हमारे पास, वी हैव 150 दे रखा है हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वैसे ही हमें गिवन है 150 हमें दे रखा है, तो हम 150 लिखेंगे। 150 इज द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, हमें m ही निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे प्लस c। अब मेरे को c भी नहीं पता, तो c तो मेरी 2 इक्वेशंस आ गई इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों को माइनस करता हूँ ऑन सॉल्विंग द अबव 2 इक्वेशन, तो c से c मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेरा m निकल के आ जाएगा, मतलब मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरा निकल के आ जाएगा। मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल गया, तो मैं उसकी मदद से फिक्स्ड कॉस्ट भी इजिली निकाल सकता हूँ। ओके, तो ये सारे इसके बाद डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरल डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट रखा है। देन मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग इज गिवन एंड वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड ईच एंड एवरी मेथड ऑफ कॉस्टिंग, हमने सब कुछ देख लिया। देन इसके बाद इन्होंने टेक्निक्स दे रखे कॉस्टिंग की, एंड देन द समरी ऑफ द चैप्टर इज गिवन टू यू। सो फ्रॉम इंस्टीट्यूट मॉड्यूल वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स regarding this, and this is a small table which आपको पूरा क्लासिफिकेशन दे रखा है, तो आप यहाँ से एक बार फास्टली रिवाइज कर सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट के बेसिस पे, देन फंक्शन के बेसिस पे, वेरिएबिलिटी के बेसिस पे, कंट्रोलेबिलिटी के, नॉर्मेलिटी के, एंड मैनेजरल डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट ऑन द मैनेजरल डिसीजन मेकिंग, जितनी भी हमने टाइप ऑफ कॉस्ट पढ़ी है। देन यहाँ पर आपके कुछ एमसीक्यू एंड टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, एक बार स्पीडली इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। डैश इज एनीथिंग फॉर विच सेपरेट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड, दैट सिंपली इज योर कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट के लिए सेपरेट मेजरमेंट रिक्वायर्ड होती है, सॉरी कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट ऑब्जेक्ट, यस कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड ना। ओके, Which of the following is true about cost control? Cost control के बारे में इनमें से कौन सी चीज सही है? It is a corrective function. Cost control corrective था or the preventive one? This one is a preventive one. So that's not true. It challenges the set standard. ये challenge करता है it ends when target are achieved. Yes. तो ये जो C वाली चीज है ये मेरे को बिल्कुल सही लगी, ये and हो जाता है जैसे ही हमारे target achieve हो गए तो it ends. Okay. So that's one is true. Cost unit used in power के लिए kilowatt hour is the cost unit. Process costing method is suitable for. Process costing method किस चीज के लिए suitable है? So process costing method is suitable for which purpose? आप बता सकते हो किस पर्पस के लिए मेरे पास प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड सुटेबल है? केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए इट इज सुटेबल। डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में हम जो डिस्टिंग्विश कर रहे हैं तो वो सिंपली इज योर बाय एलिमेंट। The advantage of using IT in cost system does not include. अगर आप वैसे आपके पेपर में MCQs नहीं आएंगे, they have just given MCQ for your better understanding
तो आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। वैसे एग्जामिनेशन पर्पस के लिए बिल्कुल एमसीक्यू रेलेवेंट नहीं है। यहाँ आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एमसीक्यूज नहीं है। आपके पेपर नंबर, आपके लॉ के पेपर में, आपके टैक्सेशन के पेपर में और EIS SM के पेपर में और ऑडिट के पेपर में ही केवल इंस्टीट्यूट एमसीक्यूज देते हैं। इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पेपर में कोई एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट नहीं देता है। There are directly 5 marks question. They have just given the MCQs for your better understanding. The advantage of using cost accounting system does not include integration of various function stocks needed to reconcile, reduction in multiplicity of account, and comply. Customized reports can be prepared. So which one is the advantage? Does not include. This is I think कौन सी चीज है? Stock needs to be reconciled. That's the limitation ना. So IT ने अपना कौन सी चीज नहीं किया? ये आप 6th मेरे को बताइए कौन सा है इसका 6th का आंसर हम एक बार चेक कर लेते हैं. So 6th आंसर इज B. मेरे को सही लग रहा था, बिल्कुल B इसका आंसर था. So B is stock. आपको तब भी reconcile तो करना ही पड़ेगा. That's also one of the limitation we have seen ना. A taxi driver provides minimum 80. Thereafter 12 per kilometer of distance travel, the behavior of conveyance cost is. पहले मिनिमम 80 ले रहा था, उसके बाद 12 पर किलोमीटर दे रहा. मिनिमम 80 लेगा ही लेगा. तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गई एक तरह से. कुछ component is fixed and some component is variable. A Limited has 3 production department and each department has 2 machines. Which one of the following cannot be treated as a cost and cost center for cost allocation? Okay, the 3 particular department है, तो इनमें से कौन सी हर डिपार्टमेंट के पास 2 मशीन्स है, तो कौन सा हम कॉस्ट सेंटर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं? तो आप इसका आंसर मेरे को बताइए क्या होगा 8th का आंसर. ए के पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट के पास 2 मशीन्स है, तो कौन सा हम कॉस्ट सेंटर ट्रीट नहीं कर सकते? तो बेसिकली हम 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही हम एज अ कॉस्ट सेंटर ट्रीट करेंगे, हम खाली पूरी कंपनी को एज अ कॉस्ट सेंटर ट्रीट नहीं कर सकते. सो ए. Which of the following is an example of functional cost classification? तो फंक्शन के बेसिस पे कौन सा इसका एग्जांपल है? This one is administrative overheads is the example on the basis of function. Ticket counter in railway station is an example of ticket counter. Revenue, that's simple. Yes, so answer is revenue. Okay, now theoretical questions देख लेते हैं speedily. Describe the main objective of cost accounting system. Cost ascertainment हमने देखा था, determination of selling price and profitability, then cost control, cost reduction and decision making. Discuss the different cost centers that the organization can have. So cost center are the 2 types, standard cost center and discretionary cost center. Discuss the cost classification on the basis of variability. Variability के basis पे variable cost, semi variable cost and fixed cost. Controllability के basis पे controllable and non controllable cost. Yes, इसके बाद next discuss the element on the basis of good cost accounting system. Features क्या क्या होते हैं ये भी हमने देख लिए थे. इसके बाद नेक्स्ट है मतलब एसेंशियल्स इसके अंदर आपको लिखने हैं एंड फैक्टर्स जो आपको कंसीडर करने हैं बिफोर इंस्टॉलिंग अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम. इसके अंदर आपने देखा था आपको ऑब्जेक्टिव देखना है, आपको प्रोडक्ट को जाना चाहिए, उसके प्रोडक्शन प्रोसेस, इन्फॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन, इन्फॉर्मेशन एट्रीब्यूट, दे आर वेरियस डिफरेंट फैक्टर्स. डिस्कस द 4 डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग अलोंग विद द एप्लीकेबिलिटी. तो आपको 4 कोई भी मेथड्स एक्सप्लेन करने हैं. सिंपल है तो बहुत सिंपल. आप आउटपुट कॉस्टिंग, आप आउटपुट बता सकते हो, यूनिट कॉस्टिंग बता सकते हो, मल्टीपल कॉस्टिंग. ओके, देन आपको स्टेट करनी है. ये आप इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आने के चांसेस होते हैं. ये आपको आना चाहिए कि कौन सा मेथड है. ट्रांसपोर्ट के लिए पैसेंजर किलोमीटर ट्रांसपोर्ट, अच्छा मेथड पूछ रहे तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. पावर के लिए पावर इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. होटल ऑपरेटिंग, हॉस्पिटल ऑपरेटिंग, स्टील आउटपुट. कॉल दैट वन इज सिंगल कॉस्टिंग. और बाईसाइकिल इज मल्टीपल कॉस्टिंग. ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. इसके बाद इंटीरियर डेकोरेशन मेरे को बताओ. इंटीरियर डेकोरेशन इज योर जॉब कॉस्टिंग. एडवर्टाइजमेंट जॉब कॉस्टिंग. फर्नीचर जॉब कॉस्टिंग. एंड ब्रिक वर्क इज योर single costing or output costing. Okay, write a note on the following. Single or output batch process operating multiple costing. You can easily write your answers. So that's all for today. हमने पूरा डिटेल में देख लिया and we have even see from the institute module कि हमने everything we have covered from your institute module too. So please subscribe to the channel. Tomorrow we will start with the next chapter which is your material costing. And प्लीज कल अपने आप कैलकुलेटर्स भी लेके आना क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ओके, सो इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट देन यू कैन लीव दैट वन इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द चैप्टर
एंड आप प्लीज जो अभी तक जितना भी पढ़ाया है, एक बार हमने जो रिवीजन किया था, आप उसको एक बार दोबारा चला के दोबारा एक बार रिपीट करके देख लेना एंड वन मोर टाइम रिवाइज कर लेना, बिकॉज आपका बेस क्लैरिटी क्लियर करना इज वेरी 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 एसेंशियल. ओके, सो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग जो भी मैं टॉपिक्स बताऊं. एंड आप शेयर भी करना इस वीडियो को एंड लाइक भी करना अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो. Thank you for your patient listening. That's all for today. Bye bye.